CH-21 सीक्रेट मिशन रात के 1 बजे रहा था। सभी लोग सोए हुए थे। तभी आरव और करण बालकनी से नीचे उतरने लगी और दीवार फांद कर बाहर निकल गए। थोड़ी दूर ही एक काली कलर की गाड़ी उनकी इंतजार कर रही थी। वो दोनों उस काली गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गए और गाड़ी अपनी रफ्तार से चल पड़ी। आरव ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान से बोला, बाकी के लोग तैयार हैं ना? जी सर, उस ड्राइवर ने कहा। ठीक है, हमें लोकेशन पर ले चलो। थोड़ी देर बाद एक सुनसान सी गली के पास गाड़ी रुक गई। तीनों लोग उतरे और दबे पांव आगे बढ़ने लगे। बाकी के लोग उन तीनों का इंतजार कर रहे थे। आधी रात का वक्त था। करण ने एक घर के दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई और उसी समय दरवाजा खुल गया। वो तीनों उस घर के अंदर में चले गए। उस आदमी ने कहा, सर इस घर की बेसमेंट में चलिए, हमने उसे वहीं पर कैद करके रखा है। ये सुनकर आरव ने अपना सर हिलाकर कहा, ठीक है चलो। वो सभी बेसमेंट के अंदर गए। एक आदमी को उन्होंने एक लोहे की कुर्सी पर बांध रखा था और उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसे बहुत मारा पीटा गया था। उसकी हालत को देखकर किसी की भी रूहें कांप सकती थी। आरव बोला, इसे उठाओ। ये सुनकर बगल में खड़ा एक आदमी ने कहा, यस सर। ये कहकर उसने उस आदमी के ऊपर पानी फेंक दिया, जिस वजह से वो आदमी होश में आ गया। होश में आते ही उसने देखा कि वो एक बंद कमरे में बंद है। उसके चारों तरफ अनजान आदमी खड़े हुए हैं। उसने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन उसके मुंह पर पट्टी बंधा हुआ था। इसकी पट्टियों को खोल दो, आरव ने उस आदमी को ऑर्डर देते हुए बोला। आरव का ऑर्डर सुनकर एक आदमी ने उस इंसान की मुंह में बंधी पट्टियों को खोल दिया और वो आदमी जोर जोर से सांसें लेने लगा और कहा, तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ बंदी बनाकर क्यों रखे हो? ये सुनकर आरव मुस्कुराते हुए उसके पास गया और बोला, अरे भाई, हमारे बारे में इतनी जल्दी जानकर भी तुम्हें क्या मिलेगा? अभी तो तुम्हारी खातिरदारी बाकी है। आरव की बातों को सुनकर वो आदमी बोला, आखिर मैंने किया क्या है? मुझे तुम लोगों ने बंदी क्यों बनाया है? तुम उसकी फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों बाद तुम्हें पता चल जाएगा। ये कहकर वो तीनों वहां से चले गए। बाहर आते हुए आरव ने उस इंसान से कहा, इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दो ताकि कोई मुसीबत ना हो। जी सर, ये कहकर उसने उसे सल्यूट किया। आखिर कौन है वो इंसान और आरव ने उसे बंदी बनाकर क्यों रखा है? आखिर कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि आरव को सबसे छुपके इतनी दूर इस आदमी से मिलने आना पड़ा था? करण आरव से कहा, भाई अब इसका क्या करेंगे हम? आरव गाड़ी के अंदर बैठते हुए बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस इतना ध्यान रखना कि वो मारन नहीं जाए। सिंह ओबरॉय मैंशन पहुंचते ही वो दोनों जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस अपने अपने कमरे में चले गए। अगली शाम लिविंग रूम में अर्जुन और अदिति का मेहंदी की रस्म है। सभी लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। तभी वरुण अपने कमरे से निकलकर आ रहा था और अर्पिता से स्टेयर के पास उसी से टकरा गई। दोनों अचानक से टकरा जाने के कारण अर्पिता की बाजुएं वरुण के गले पर रख लिया। वरुण की नजरें उसी की ओर घूरे देखी जा रही थी। उसने कहा, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता है? ये सुनकर अर्पिता अपने आप को संभालते हुए भड़क कर बोली, तुम अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता है? दिखाई नहीं देता है क्या? मैं कॉफी लेकर अर्जुन भैया के कमरे पर जा रही थी। तुम्हारी वजह से सारी की सारी कॉफी गिर गई और मेरे कपड़े गंदे हो गए। ये सुनकर वरुण बोला, हाँ, और मेरा कपड़ा तो बिल्कुल मक्खन की तरह साफ है। वरुण को ताना मरता देखकर अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तुम ऐसे में भी बहुत प्यारे लग रहे हो। ये कहकर अर्पिता उसके कमर पर अपने हाथ फेरने लगी। ये देखकर वरुण को गुस्सा आ गया और उसने उसे धक्का दे दिया और वहां से अपने कमरे की ओर चला गया। अर्पिता मन में बोली, ऐसे ही झगड़े बाद में प्यार में बदल जाता है, काश ये सपना भी सच हो जाए। तभी शालिनी जी वहां से गुजरते हुए बोली, अरे बेटा, ये तुम्हारे कपड़े पर क्या लगा है और फर्श पर क्या टूटा पड़ा है? अर्पिता अटकते हुए बोली, वो आंटी जी सॉरी, मेरी वजह से कप टूट गया। अर्पिता की मासूमियत भरी बातों को सुनकर शालिनी जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, इसे साफ करा लो और अपना कपड़ा चेंज कर लो। ये कहकर शालिनी जी मुस्कुराते हुए अर्पिता के गाल पर हाथ फेर वहां से चली गई। वहीं आरव अपने कमरे में बैठकर अपनी चोटों पर मलहम लगा रहा था। तभी कर अना उसके कमरे में आते हुए बोला, क्यों भाई, सब ठीक है ना? सब ठीक है, और तू बता उसका क्या हुआ? करण बोला, भाई उसे हमने दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें वो आदमी मिला कहां पर और तुमने ये सीक्रेट मिशन कब से शुरू किए हैं? ये सुनकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, बस परसों से। तभी उसके दरवाजे के पास वरुण आते हुए बोला, भैया आपने बुलाया मुझे? वरुण को देखकर करण बोला, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया है। आरव बोला, मैंने बुलाया है। फिर आरव वरुण से बोला, मैंने तुम्हें जो फाइल रेडी करने के लिए बोला था, तुमने उस फाइल को रेडी किया? ये सुनकर वरुण बोला, जी भैया, मैंने उसे रेडी कर लिया है और अच्छी तरह से पढ़ भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आरव बोला, ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बताना। ठीक है भैया, मैं आपको जरूर बताऊंगा। वैसे भैया, हमें इस मिशन के बारे में अपने परिवार वालों को बता देनी चाहिए। उन दोनों की बातों को सुनकर करण से नासमझी से देखते हुए बोला, मिशन कैसी मिशन? हम कोई मिशन नहीं कर रहे हैं। तभी आरव बोला, चिंता मत करो करण, उसे मिशन के बारे में फुल डिटेल्स उसी के पास में। ये सुनकर करण भौचक के होकर वरुण की ओर देखकर बोला, इस मिशन का सारा जानकारी इसी के पास है, पर कैसे? आरव मुस्कुराते हुए बोला, जिस दिन मैंने उस आतंकवादी को पकड़ा था उसी दिन मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट का मैसेज आया था कि कुछ आतंकवादी और कुछ बड़े लोग इसमें शामिल हैं। तब मैंने जांच बैठाया, तब मुझे तुम्हारा भाई वरुण का ख्याल आया। करण बोला, लेकिन वरुण इसमें क्या कर पाएगा? वो तो एक सिंपल सा लड़का है, वो क्या कर पाएगा?
करण की बातों को सुनकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा भाई कोई सिंपल लड़का नहीं है, सब वो एक अंडरकवर एप्स ऑफिसर है। आरव की बातों को सुनकर करण वरुण की ओर देखकर बोला, आरव तुम पागल हो गए हो क्या? ये कब बना एप्स ऑफिसर? करण को कंफ्यूजन में देखकर आरव बोला, तुम्हारा भाई अभी एक सीक्रेट मिशन पर है और वो मिशन यही है जिसे अब मैं हैंडल कर रहा हूँ। करण बोला, लेकिन मेरा भाई का मिशन अब तुम क्यों अभी हैंडल कर रहे हो? ये एक लंबी कहानी है। फ्लैशबैक। उस दिन उस आतंकवादी को पकड़ने के बाद मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट का मैसेज आया था और रात को हमने बात भी की, लेकिन घर में रहने की वजह से हम बात करने नहीं सकेंगे, इसलिए मैंने मिस्टर प्रेसिडेंट को कहा कि आप हमें एक डिनर इनविटेशन कीजिए, तभी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे परिवार वाले मुझे इस हालत में कोई भी मिशन करने नहीं देंगे। जब मैं प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंचा तब हमारी के एक सीक्रेट रूम में हमारी मीटिंग हुई और मुझे ये मिशन दिया गया। मैंने उस समय वरुण का जिक्र किया जो उस समय इस मिशन को संभाल रहा था। करण बोला, लेकिन आखिर ये मिशन है क्या? और कौन है वो इंसान जिसकी वजह से इतनी हंगामा हो रहा है? वरुण को एक एजेंट बना दिया गया और तुम्हारी सेहत पूरी तरह से ठीक हो हुए बिना तुम्हें मिशन दिया गया। करण को परेशान होता देखकर आरव उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, पता है उन आतंकवादियों के कप्तान ने भारत सरकार को किस यहूदी खान को छुड़ाने की बात कही थी? वो वही यहूदी खान था जिसे तुमने पिछले रात देखा था। करण बोला, क्या बात कर रहे हो? वो वही यहूदी खान था जिसे वो आतंकवादी छुड़ाना चाहते हैं। वरुण अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ भैया, और ये कोई मामूली आतंकवादी नहीं है, इसके वजह से दुनिया तबाह हो सकता है क्योंकि इसका नेटवर्क पूरी दुनिया पर है। अगर हमें उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो हम भारत को बिखरने से बचा सकते हैं। करण बोला, पर तुम लोगों ने इसे कैसे पकड़ा? क्योंकि इतने बड़े आतंकवादी को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। ये सुनकर आरव बोला, मिशन पाकिस्तान के दौरान मैंने इसका भेस बदलाव कर इसे इंडिया में लाया था और आज यही हमारा मुसीबत बन रहा है। अभी घर में बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले हैं और हर प्रोग्राम में हमें सतर्क रहना है, अगर किसी पर शक हो जाए तो उसे तुरंत पकड़ना होगा, वरना बहुत मुसीबतें हमें झेलनी पड़ सकती है। ये सुनकर करण बोला, भाई तुम लोगों ने तो मुझे पराया कर दिया, मुझे भी बताया होता इस मिशन के बारे में तो मैं तुम लोगों का साथ जरूर देता। अगर मैंने तुम्हें पिछली रात को नहीं देखा होता तो तुम्हारे साथ कभी नहीं चलता और मुझे इस मिशन के बारे में पता भी नहीं चलता। और वरुण तुम तो मुझे अपने बारे में कुछ बताता भी नहीं। ये सुनकर वरुण बोला, भाइया देश के आगे कुछ नहीं, ना परिवार, ना दोस्त और ना ही भाई बहन। उद्धरण चिन्ह। वरुण की बातों को सुनकर करण ने वरुण को गले लगाकर कहा, सही बोला मेरे भाई, अगर देश सलामत है तो हम सलामत हैं, हमारा परिवार सलामत है, हमारी पूरी इंडिया सलामत है। आरव बोला, दोनों भाइयों का भारत मिलाप हो गया हो तो अब बाहर चले, मेहंदी की रस्म का इंतजाम देखते हैं। ये सुनकर दोनों ने अपनी गर्दन हिलाए और बाहर जाने लगे। तभी आरव ने वरुण से कहा, अरे भाई मैं देख रहा हूँ अर्पिता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अर्पिता का नाम सुनकर वरुण चिढ़ते हुए बोला, लगता है उसको मुझ पर इंटरेस्ट आ गया है। करण मुस्कुराते हुए बोला, संभाल कर मेरे भाई, यहाँ की लड़कियां बम की तरह होती है, कब ब्लास्ट हो जाए पता ही नहीं चलेगा। ये कहकर तीनों एक नीचे की ओर चले गए। अब क्या होगा जब रुद्रा जी, सरिता जी और अर्पिता को वरुण का सच पता चलेगा? आखिर क्यों करना पड़ रहा है आरव को इस मिशन का अगुवाई? आखिर क्या छुपा रहा है यहूदी खान? उससे बड़ा सवाल है, यहूदी खान की मदद कौन कर रहा है भारत देश से? जानने के लिए पढ़ते रहिए और सुनते रहिए सोल्जर ऑन ड्यूटी। CH22 राज परिवार का आगमन। शालिनी जी बोली, पता नहीं क्या कर रहा है, अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? कौन सी आफत आन पड़ी है जो अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया है? शालिनी जी को अकेले अकेले बड़बड़ते देखकर सरिता जी बोली, क्या बात है बहन जी, आप किससे बात कर रही हैं? सरिता जी को देखकर शालिनी जी बोली, कुछ नहीं, दरअसल अर्जुन अभी तक बाहर नहीं आया है अपने कमरे से, 10 बजे बजने वाले हैं, ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं आया। ये सुनकर सरिता जी बोली, आप उसके कमरे में जाकर देख लीजिए या फिर उसे कॉल कर लीजिए। बहन जी मैंने उसे कॉल भी किया था और दरवाजा भी ठोक कर आ गई हूँ, लेकिन मजाल है उसकी दरवाजा खोलने की। शालिनी जी अपनी सिर पकड़ कर बोली। तभी बाहर से एक नौकर दौड़ते हुए आया और बोला, मैडम बाहर आप लोगों का कोई इंतजार कर रहा है। ये सुनकर शालिनी जी नौकर की ओर देखकर बोली, हमारा कौन इंतजार कर रहा है? वो नौकर बोला, मैडम दिखने में तो वे लोग किसी बड़े खानदान के लगते हैं। नौकर की बातों सुनकर शालिनी जी बोली, ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर उन्होंने की ओर देखकर बोली, अतुल तुम अपने बड़े भाइया को बुलाकर नीचे लाओ जल्दी। ठीक है, मैं बाहर जाकर आती हूँ। ये सुनकर अतुल बोला, जी आंटी मैं अभी जाता हूँ और भैया को नीचे लेकर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो दौड़ते हुए वहां से निकल गया। वहीं बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा हुआ था और कई बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। वहां पर आए मेहमान आपस में खुश पूछा रहे थे, अरे भाई कौन है ये लोग? मुंबई के तो नहीं लगते, क्योंकि सिंह ओबरॉय खानदान के अलावा कोई भी इतना अमीर नहीं है। तो फिर ये लोग हैं कौन? लगता है ये लोग यहाँ के नहीं है, लेकिन ये अगर यहाँ के होते तो हमें जरूर पता होता। तभी उन्होंने देखा कि शालिनी जी उनके पास जाकर आदर के साथ उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, आइए आइए, कैसा रहा सफर? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? शालिनी जी को देखकर एक 50 से 55 साल का एक आदमी बोला, नहीं बहन जी सब बढ़िया रहा, हम सभी आपके बड़े बेटे अर्जुन की शादी में शरीफ होने के लिए आए हैं। ये आपने अच्छा किया, हमें तो आना ही था, आपका परिवार के साथ हमारा पुराना संबंध है और हमें यह संभव हमेशा के लिए बनाए रखना है। ये सुनकर शालिनी जी बोली, सही कहा आपने भाई साहब, चलिए अंदर चलते हैं।
तभी उस आदमी ने कहा, अरे सारिका जी चलिए अंदर चलते हैं। तभी एक औरत की आवाज आई, जी हम आ रहे हैं। वे सभी अंदर जाने लगे कि तभी कुछ गाड़ियां और आकर रुकी। विजय जी बोले, अरे देखो ये सब भी आ गए। तभी एक रोल्स रॉयस से 35 वर्ष का एक नौजवान उतरा, उसके साथ उसकी पत्नी और उसका एक बेटा भी उस गाड़ी से उतरा और दूसरी तरफ से एक खूबसूरत सी लड़की उतरी। जैसे ही वो उतरी सबकी नजरें मानो उसकी तरफ ही थम सी गई। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा आज धरती पर आई है। कई लोगों की नजरें उस पर से हटा ही नहीं रही थी। वो सभी शालिनी जी के पास आकर खड़ी हो गई और उन्होंने उसे प्रणाम किया। फिर वो सभी अंदर की ओर चले गए। अर्जुन सोफे पर बैठकर कॉफी पी रहा था। जैसे ही उसने बाहर से किसी को अंदर आते हुए देखा तो वो तुरंत खड़े हो गया और उनसे मिलते हुए कहा, कैसे हैं महाराज जी। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, अर्जुन बेटा आपके मुंह से महाराज जी सुनना अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे विजय महाजन कहकर पुकारते हैं तो ही अच्छा लगता है, आप मुझे महाराजा मत बुलाए। विजय जी की बातों को सुनकर अर्जुन बोला, आप पर शोभा देता है महाराजा शब्द और आप राजस्थान के इकलौते महाराज हैं। विजय जी मुस्कुराते हुए बोले, वो तो सही है बेटा, पर अभी हम आपके शादी में सारिफ होने आए हैं, तो हमें आप महाराज बुलाना बंद करेंगे और आप हमारे साथ आपके शादी में धूम मचाएंगे। विजय जी की बातों को सुनकर उनकी पत्नी सारिका महाजन बोली, आप रहने दीजिए, आपका उम्र हो गया है। तभी आनंद जी की आवाज आई, अरे भाभी जी हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और हमारी जवानी अब तक जवान है। आनंद जी की बातों सुनकर सभी लोग हंसने लगे और आनंद जी विजय जी के पास आकर उनके गले लग गए। उन्होंने उनसे कहा, बच्चे नहीं आए हैं। ये सुनते ही उन्होंने बगल में इशारा करते हुए कहा, अरे ये क्या है, ये हमारा बेटा मृदुल और हमारी बहू बेटी एलिशिया और हमारी लाडली बेटी श्रेया। अपने पापा की बातों को सुनकर उन्होंने आनंद जी को प्रणाम किया। फिर उन्हें उन लोगों को उनके कमरे में छोड़कर आनंद जी अर्जुन से बोले, हमने जो तुम्हें कहा था तुमने वो किया। अर्जुन बोला, जी पापा आपका काम हो गया है। और वो सभी कहाँ पर है? आनंद जी बोले। अर्जुन बोला, मैंने उसे फ्रिज में रखवा दिया है। ठीक है। ये कहकर आनंद जी वहां से चले गए। अपने अपने कामों में बिजी रहने के कारण आरव को पता ही नहीं चला कि और भी मेहमान इस शादी में शरीफ होने के लिए आ गए हैं। जब वो फूलों से भरा टोकरी लेकर जा रहा था तो उसकी टक्कर एक लड़की के साथ हो गई और वो दोनों नीचे गिर पड़े, जिस वजह से आरव के कंधे पर लगा हुआ चोट खुल गया और खून निकलने लगा। जैसे ही उसने अपने कंधे पर हाथ रखा उसे अपने कंधे पर दर्द महसूस हुआ। उसने उस पर हाथ डालकर देखा तो उसकी चोट खुल चुकी थी। उसने बगल में देखा तो एक लड़की उसी को घूर कर देख रही थी। वो लड़की उसे कुछ बोलती आरव वहां से चला गया। आरव को जाते देखकर वो लड़की दांत पीसकर बोली, इसकी इतनी हिम्मत, पहले तो मुझे गिराया और मुझसे माफी भी नहीं मांगी और मुझे इग्नोर कर दिया, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो उसके पीछे दौड़ पड़ी और उसके आगे खड़ी होकर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, पहले तुमने मुझे गिराया और अभी मुंह छुपाकर भाग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पहले तो गलती करते हो फिर मुंह छुपाकर भाग जाते हो। आरव जिसे अपने कंधे का दर्द सह नहीं जा रहा था उसने हिम्मत करते हुए कहा, आई एम सॉरी। ये कहकर आरव वहां से चला गया। ये देखकर वो लड़की और भी ज्यादा भड़क गई और उसने आरव की उसी कंधे पर एक मुक्का जड़ दिया, जिसके वजह से आरव अपने दर्द को सहन नहीं सका और जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गया और करहाने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर वो लड़की हंसने लगी और बोली, तुम लोगों के साथ ना ऐसी ही होनी चाहिए। लड़कियां देखी नहीं, उसके शरीर को छूने के लिए अलग अलग हाथ कांधे अपने लगते हो। तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। तुम्हारी इस गलती की सजा तो मैं तुम्हें देखकर ही रहूंगी। जब करण ने आरव को जमीन पर खून से सना हुआ देखा तो वो दौड़ के उसके पास गया और उसे सहारा देखकर उठाने लगा। तभी उसकी नजरें उस लड़की पर पड़ी जो अपने हाथ फोल्ड किया उन्हें ही देखे जा रही थी। उसने कहा, दिखाई नहीं पड़ता है क्या, यहाँ मेरा भाई गिरा हुआ है और तुम यहाँ पर उसे देखकर हंस रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? करण की बातों को सुनकर वो लड़की हंसते हुए बोली, पहले गलती इसने की और अपनी मुंह छुपाकर भाग रहा था, मुझे गुस्सा आ गया और जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई है। शुक्र मानव की मेरे पास बंदूक नहीं थी, वरना मैं इस लड़के को यहीं पर जान से मार देता। उस लड़की की बातों को सुनकर करण गुस्से में उसे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन आरव ने उसे कुछ नहीं करने को कहा और उसे स्विमिंग पूल के साइड में ले जाकर उसे एक चेयर में लिटा दिया। करण ने बोला, मैं अभी डॉक्टर नैना को बुलाता हूँ, तुम यहीं पर रुकना भाई, कहीं जाना मत। ये कहकर करण नैना को कॉल किया। वही नैना जो इस वक्त बाकी लोगों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। जैसे ही उसने करण की बातों को सुना, नैना तुरंत भागकर स्विमिंग पूल के पास आ गई। आरव की कंडीशन को देखकर नैना हैरान हो गई। नैना करण की ओर देखकर बोली, तुम आरव यहाँ क्यों लेकर आए हो, इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलो। नैना की बातों को सुनकर आरव उसे रोकते हुए बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस कुछ चोटें खुल गई है। नैना बोली, ठीक है मैं इन पर पट्टी बांध देती हूँ, चलो कमरे पर। आरव बोला, नहीं मुझे अंदर नहीं जाना है, यहीं पर ठीक है। ये सुनकर नैना बोली, ठीक है मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाती हूँ। ये कहकर उसने एक नौकर को तुरंत ही फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए भेज दिया। जैसे ही वो नौकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बाहर आ रहा उसकी टक्कर अर्जुन से हो गई। अर्जुन को अपने सामने देखकर उसे नौकर ने माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सर गलती हो गई। अर्जुन की नजर जब उसे नौकर के हाथों में पड़े फर्स्ट एड बॉक्स पर पड़ी, उसने कहा, क्या हुआ, तुम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर कहाँ जा रहे हो? नौकर बोला, सर आरव सर को चोट लगी है और उनका बहुत खून बहा रहा है। नौकर की बातों को सुनकर अर्जुन की आंखें सिकुड़ गई। उसने कहा, आरव इस वक्त वह कहां पर है? नौकर घबराते हुए बोला, स्विमिंग पूल के पास है सर।
ये सुनकर अर्जुन तुरंत उस नौकर के हाथों से फर्स्ट एड बॉक्स छीनकर स्विमिंग पूल की तरफ दौड़ पड़ा। जब शालिनी जी की नजर अर्जुन पर पड़ी तो वे भी उनके पीछे दौड़ पड़े। जब उन्होंने देखा कि आरव की हालत खराब है तो वो उनके पास जाकर उन्हें देखने लगी और रोते हुए बोली, बेटा ये क्या हुआ, तुम्हारे साथ किसने किया? जब उस लड़की की नजरें उन पर पड़ी जो उस लड़के को इतनी अटेंशन दे रहे थे, उसने बगल में खड़ी एक नौकर से कहा, कौन है ये लड़का और जिसकी सेवा करने के लिए सभी लोग आ गए हैं? ये सुनकर उस नौकर ने कहा, ये आनंद जी के तीसरे बेटे आरव सिंह ओबरॉय हैं। ये सुनकर वो लड़की नासमझी से आरव की ओर देखने लगी। उसने उस नौकर से दोबारा पूछा, पर उनका तो 3 ही बेटा है और तीसरे बेटे का नाम तो आदित्य है। नौकर बोली, जी नहीं मैडम, साहब के 4 बेटे हैं और आरव साहब पिछले 7 सालों से आर्मी में थे। क्या? ये सुनकर उस लड़की ने कहा, आर्मी में? जी हाँ, आर्मी में, और कुछ ही हफ्तों पहले ये घर आए हैं। जब इन्हें घर लेकर आए थे तब तो उनकी हालत बहुत ही खराब थी, उन्हें आते ही तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिए। जब वे आए थे तो चलने भी नहीं सक रहे थे, उनके शरीर में जख्म ही जख्म थे, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर उन्हें गोली नहीं लगी है। नौकर की बातों सुनकर उस लड़की का दिल दहल गया और उसे आरव के लिए गिल्टी महसूस होने लगा। उसने कहा, ठीक है तुम अभी जाओ। जी मालकिन। ये कहकर नौकर वहां से चला गया। उस लड़की को सोच सोच कर ही बुरा लग रहा था। उसने जाके आरव की शरीर को देखा जिसमें दाग दाग थे। उसे समझने में थोड़ी सी भी देर नहीं हुई कि ये सभी गोलियों के निशान है। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। जब आरव की नजर उस लड़की पर पड़ी तो उसे समझने में थोड़ी सी भी देर नहीं हुई कि उसे बुरा लग रहा है। उसने उसकी तरफ देखकर एक मुस्कान छोड़ दी। जब उस लड़की ने देखा कि आरव उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है तो उसे भी थोड़ी सी राहत मिली और वो भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। शालिनी जी बोली, चलो बेटा तुम अभी अपने कमरे में ही रहना, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। शालिनी जी की बातों को सुनकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, पर माँ मैं अभी ठीक हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शालिनी जी बोली, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम चुपचाप अपने कमरे पर जाओगे और आराम करोगे। शालिनी जी के गुस्से को देखकर आरव ने अपना सिर हिलाया और कर्ण अर्जुन ने उसे उसके कमरे की ओर लेकर चले गए। CH-23 आफत की पुड़िया। आरव के कमरे में शालिनी जी बोली, बेटा अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो तुम हमें आवाज दे देना, तुम्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी अरेंजमेंट होने बाकी है वो हो जाने के बाद हम तुम्हें बुलाने के लिए आ जाएंगे। तुम सिर्फ अपने कमरे में आराम करोगे और इधर उधर भाग दौड़ नहीं करोगे, समझ में आया? आरव अपनी माँ की बातों को सुनकर शालिनी जी की ओर देखकर बोला, पर माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी चोटें खुल गई है। शालिनी जी उसके सिर पर अपनी हाथ फेरते हुए बोली, बेटा हमें पता है कि तुम्हारे शरीर में 100 गोलियां भी लग जाए लेकिन तुम सबसे पहले दूसरों के ही बारे में सोचोगे। लेकिन तुम अभी छुट्टी पर हो और तुम अपनी माँ की बातें मानोगे और कुछ नहीं बोलोगे, समझ में आया? आरव ने अपना सिर हिलाकर कहा, ठीक है माँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, जब आप लोग मुझे बुलाने के लिए आओगी तो ही मैं बाहर आऊंगा। आरव की बातों को सुनकर शालिनी जी बोली, मेरा प्यारा बच्चा। ये कहकर उसने उसकी माथे पर किस किया और वहां से चली गई। अर्जुन बोला, अपना ध्यान रखना भाई, और कुछ भी जरूरत हो तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा हाजिर है तुम्हारे लिए, ठीक है? ये कहकर अर्जुन ने आरव को गले लगाया और भी वहां से चला गया। उनके जाने के बाद आरव करण की ओर देखकर बोला, क्या यार इतनी सी चोट के लिए मुझे बेड पर सुला दिया, मुझे क्या कमजोर व्यक्ति समझ रखा है क्या? तभी दरवाजे के पास से एक लड़की की आवाज आई, मानते हैं कि आप एक सैनिक है, लेकिन एक सैनिक अपने माँ के सामने उसका बेटा ही रहता है और अपने भाइयों के सामने भाई बनकर रहता है। एक लड़की की आवाज को सुनकर आरव और करण की नजरें दरवाजे की ओर गई। आरव करण से बोला, अरे भाई कौन है, देखना जरा। तभी एक लड़की धीरे धीरे कमरे के अंदर में आते हुए दिखाई पड़े, वो अपना चेहरा छुपा रही थी। ये देखकर करण बोला, भाई लगता है किसी की सर्वगुण संपन्न वाली बीवी है जो अपनी घूंघट डालकर हमसे मिलने आया है। करण की बातों को सुनकर वो लड़की तुरंत ही अपना घूंघट उठा दी। 27-28 साल की लड़की, हाइट 5.6, फिगर बिल्कुल एक परफेक्ट मॉडल की तरह, गोरा रंग, आंखें नीली मानो डूबने का मन करे, काले सुनहरे लंबे रेशमी बाल, होंठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियां की तरह, चेहरे पर तेज और कान के पीछे एक प्यारा सा तिल जो उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा कर चांद लगाती है। ये देखकर करण उस लड़की से कहा, नहीं भाई किसी की बीवी नहीं है, लगता है संस्कार है, इसीलिए तो सर पर चुनरी ओढ़ कर आई थी। वो लड़की कुछ बोलने ही वाली थी कि करण फिर बोल पड़ा, लगता है आप गलत कमरे में आ गए हैं, आप पीछे मुड़ दरवाजे से निकलिए और अपना कमरा ढूंढते हुए यहाँ से निकल जाइए। करण की बातों को सुनकर वो लड़की उसे घूर कर देखने लगी और बोली, तुम अपनी काली जुबान बंद रखोगे। उस लड़की की बातों को आरव सुनकर हंसने लगा। ये देखकर करण आरव की ओर देखकर बोला, भाई तुम हंस रहे हो, तुम्हारे भाई का ये लड़की मजाक उड़ा रही है और तुम उसका साथ दे रहे हो। तभी आरव बोला, करण तुम इनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो सकती है। आरव की बातों को सुनकर करण उसे नासमझी से देखकर बोला, क्या बात कर रहे हो भाई, मुसीबत? ये बोलकर वो सामने खड़ी लड़की की ओर देखने लगा। वो लड़की अपने हाथों में दूध का गल्स आरव को देते हुए बोली, हमारा नाम मुसीबत नहीं है। अभी वो लड़की आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही आरव बोल पड़ा, राजकुमारी श्रेया महाजन। ये सुनकर वो लड़की जिसका नाम श्रेया था आरव को आंखें उठाकर देखने लगी और बोली, आपको मेरा नाम कैसे पता है? करण बोला, हेलो मैडम, मुझे मेरे बारे में जितना पता नहीं है उतना मेरे भाई को पता है, तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना ये कौन सी बड़ी बात है हमारे भाई के लिए?
श्रेया बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपको इतनी चोटें लगी है। अगर मुझे पता होता कि आपको इतनी चोटें लगी है तो मैं आपको कभी धक्के नहीं मारती और ना ही आपका हाल ऐसा होता। श्रेया की बातों को सुनकर करण चिल्लाते हुए बोला, अच्छा तो तुम ही हो जिसने मेरे भाई को धक्का दिया था जिसके वजह से उसका ऐसा हाल है। मुझे पता चल जाना चाहिए था जब तुम उसे वक्त आरव को देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को धक्का देने की, और तुम यहाँ उससे क्या माफी मांगने आए हो? माफी की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। पर मेरी बात तो सुनिए। श्रेया कुछ कहना चाहती थी लेकिन करण ने उसे कुछ बोलने का मौका ही न बड़ी ही दिया और वो लड़की नम आंखें के लिए वहां से चली गई। करण को इतने गुस्से में देखकर आरव बोला, अरे भाई उसे इतनी बातें सुनाने की क्या जरूरत थी, बस वो सॉरी ही तो बोलने आई थी। करण गुस्से से कांपते हुए बोला, भाई वो इस वक्त यहाँ पर मेहमान है इसलिए मैंने उसे जाने दिया, नहीं तो मैं उसका हाल बहुत ही बुरा कर देता हूँ। करण इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था, वो कुछ भी सहन कर सकता था लेकिन आरव को रुलाने वालों को बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। भाई यार तुम भी ना लड़कियों से कैसे बात करते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है? भाई इन जैसे लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, पहले तो गलती करती हैं और बाद में गलती हो गई मुझे माफ कर दो, ये कहकर वहां से चली जाती है। आरव मुस्कुराते हुए बोला, चल चल नौटंकीबाज, अभी बैठ भी जा। उद्धरण चिन्ह। जब अतुल ने श्रेया को रोते हुए अपने कमरे की ओर जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे चल पड़ा। श्रेया अपने कमरे में जाकर सामान इधर उधर फेंकने लगी। अतुल उसके कमरे के अंदर में इंटर करता उससे पहले ही एक लड़की उसे टक्कर मारते हुए आगे चली गई जिसके वजह से अतुल नीचे फर्श पर गिर गया और दर्द से कराहते हुए बोला, अरे हो दादा, कौन है ये बदतमीज लड़की, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तभी वो लड़की पीछे मुड़कर बोली, सॉरी, ये कहकर श्रेया की ओर चल पड़ी। उस लड़की ने श्रेया को आवाज देते हुए कहा, हाय प्रिंसेस। ये सुनकर श्रेया उसकी ओर मुंह कर देखने लगी और हैरान होकर बोली, रागिनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो लड़की जिसका नाम रागिनी था श्रेया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या कर रहे हो? क्या क्या मतलब? मुझे भी मिस्टर अर्जुन सिंह ओबरॉय की मैरिज इनविटेशन मिला है इसलिए मैं भी यहाँ पर चली आई। रागिनी बोली, पर तुम्हें क्या हुआ? तुम अपना सामान इस तरह से क्यों फेंके जा रही हो? श्रेया उसकी ओर देखकर बोली, उस लड़के की इतनी हिम्मत, उसने मुझसे राजकुमारी श्रेया महाजन से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे की? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर रागिनी हैरान होते हुए बोली, क्या कहा? तुमसे किसी ने ऊंची आवाज में बातें की? आखिर किसकी हिम्मत हुई तुमसे ऊंची आवाज में बात करने की है? श्रेया दांत पीसते हुए बोली, है एक नासमझ लड़का, करण नाम है उसका। करण? रागिनी बोली। श्रेया बोली, हाँ करण एक नंबर का बदतमीज इंसान है, लड़कियों से बात करने का तमीज नहीं है। हाँ और लड़कों से। ये सुनकर दोनों पीछे मुड़कर देखने लगी। अतुल उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। श्रेया बोली, तुम करण को जानते हो? अतुल बोला, हाँ वो आरव भैया के साथ ही मिलिट्री में है। श्रेया गुस्से में बोली, अच्छा तो वो भी एक मिलिट्री वाला है? मिलिट्री वाला होकर भी डिसिप्लिन नाम का कोई चीज ही नहीं है कि किससे कैसे बात करते हैं, उसे मालूम ही नहीं है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी अतुल बोला, वो भाई के साथ रहकर ना वैसा हो गया है। श्रेया बोली, क्या मतलब? अतुल बोला, मतलब ये कि आरव भाई तो है ही खुश मिजाज, तो उन्हें भी बना दिया है। और तुम्हें कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। श्रेया बोली, कुछ हफ्तों पहले दिल्ली के एक मॉल पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, हम भी वहीं पर थे, हमें भी बंदी बना दिया गया था। तो पता है आरव और करण भैया ने उन सारे आतंकवादियों का खात्मा किया है और करण भैया ने मेरी सारी चिप्स खा ली। ये सुनकर दोनों लड़कियां उसकी तरफ घूर कर देखने लगी और बोली, इसमें तुम्हारी चिप्स कहाँ से आ गई? तभी अतुल बोला, उन्होंने सबसे पहले एक आतंकवादियों को मारा और करण भैया ने उस आतंकवादी की वर्दी पहनकर सबके सामने मुझे बहुत परेशान किया और मेरी चिप्स खा लिया। और फिर आरव भैया भी आए, उसने वहां पर खड़े दोनों आतंकवादी को मार दिया और जब उनका कप्तान आया आरव और करण भैया ने ऐसे उस कप्तान को भी पकड़ लिया। श्रेया बोली, लेकिन तुम्हारे आरव भैया की चोट ठीक नहीं हुई थी फिर भी उसने लड़ाई किया। अतुल बोला, हाँ पर उसकी चोटें उस समय भी खुल गई थी और खून बहुत बह गया था, लेकिन उसने अपनी परवाह न किए बिना वहां पर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बचाया। रागिनी बोली, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे भी एक लड़का परेशान करके रखा है, चश्मा पहनता है और उसका मूछें भी है। अतुल और श्रेया साथ में बोले, करण? ये सुनकर रागिनी गुस्से से बोली, मुझे उससे अभी इसी वक्त मिलना है। अतुल बोला, ठीक है फिर चलिए हम मिलवा देते हैं। ठीक है चलो। तभी पीछे से श्रेया बोली, रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे रव के साथ बातें करनी है, उस करण के वजह से उनसे मैं ठीक से बातें भी कर नहीं सकी। अतुल बोला, ठीक है फिर सब चलते हैं। फिर तीनों आरव के कमरे के पास जाकर दरवाजा खटखटाने लगे। करण बोला, मैं देखता हूँ। जैसे ही रागिनी दरवाजे पर मुके मारी करण की आवाज गूंज पड़ी, मर डाला रे मर डाला, अबे अंधे हो क्या? वो आगे कुछ बोलता उसकी आवाज दब गई। रागिनी उसे धक्के लगाकर दीवार से चिपका दी और बोली, अगर एक भी आवाज निकली ना तो मैं सबको बता दूंगी कि तूने मेरे साथ क्या किया था। ये सुनकर करण बोला, बस किससे तो हो गया था, वो मेरी गलती से नहीं बल्कि तुम्हारी गलती थी। रागिनी चिढ़ते हुए बोली, तुम अपनी जुबान पर लगाम दो, समझे? रागिनी की बातों को सुनकर करण बोला, तुमने मुझे पर ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाने के जुर्रात की, मैं तुम्हें अंदर डाल दूंगा, समझी? ये कहकर करण ने रागिनी को अपने आप से अलग किया और आरव के पास जाकर बैठ गया। रागिनी उसे घूरकर देख रही थी, वो उसे कच्चा चबा कर खा जाए। CH24 राजकुमारी का प्यार और अवकात।
उन दोनों के झगड़े के बाद श्रेया ने आरव से कहा, मैं इनकी वजह से बाद में आपसे बातें करनी नहीं पाई थी, इसलिए दोबारा आई हूँ। आरव बोला, आपकी कोई गलती नहीं थी, आप मुझसे बार बार माफी मांगने क्यों आ रही हैं? श्रेया बोली, वो बाद में मैं आपसे इसी बारे में बातें करने के लाई थी, लेकिन आपके दोस्त ने तो मेरी बातों को सुने बगैर मुझे आपके कमरे से बाहर निकाल दिया था। श्रेया की बातों को सुनकर कारण इधर उधर देखने लगा। वही श्रेया की नजरें रागिनी के ऊपर गई, जो इस वक्त काफी भड़कीली हुई दिखाई दे रही थी। उसने कहा, रागिनी, तुम्हारे और करण के बीच में आखिर क्या हुआ था कि तुम करण को इस तरह मारने पीटने लगी? ये सुनकर रागिनी बोली, इसने मुझे। ये कहकर वो चुप हो गई। इसने तुम्हें क्या? रागिनी को ऐसे बीच में रोकता देखकर श्रेया बोली। करण बोला, अरे बोल दो जो भी कहना है, इतना शर्मा क्यों रही हो? बस छोटी सी तो बात है। अरे आरव भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर में क्या हुआ था। करण को सब कुछ बताते देखकर रागिनी करण के पास जाकर उसे उंगली दिखाकर बोली, अगर तुमने एक भी शब्द और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? रागिनी को धमकी देता देखकर करण हंसते हुए बोला, मैं तो बताऊंगा। क्या बताओगे? हाँ, क्या बताओगे? हिम्मत है तो बता कर देखो। ये कहकर रागिनी उसके इतने करीब हो गई कि करण के मुंह से कुछ भी निकल नहीं रहा था। वो कपकपाते हुए बोला, ठीक है, बस तुम मुझसे दूर रहो, ऐसे चिपकू गम की तरह चिपको नहीं। रागिनी बोली, तुम्हें तो बकबक करने की आदत है ना, जहां देखो वहीं पर मस्ती शुरू हो जाते हैं। तो अभी क्या हुआ सिट्टी पिट्टी गुल? उन दोनों की नोकझोंक को देखकर तीनों हंसने लगे। तभी अचानक करण ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया। ये देखकर सभी लोग भौचक्के होकर उन्हें देखने लगे। अतुल ने तुरंत अपनी आंखें बंद करके बोला, अरे भाई, थोड़ी तो शर्म करो, अभी मेरी उम्र ही क्या है? ये सुनकर करण रागिनी को छोड़ते हुए बोला, आरव भाई, उस दिन ऐसे ही हुआ था, बस हम दोनों एक दूसरे के ऊपर अनजाने से टकराकर गिर गए थे, जिसकी वजह से हमारी बीच में किस हो गई थी। मैं यही बात बताना चाहता था, लेकिन ये लड़की मुझे बताने नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे लाइव दिखाना पड़ा। वहीं करण के अचानक किस करने से रागिनी शर्म से अपनी मुंह छुपाने लगी। करण ने उसे सबके सामने उसके होठों पर किस कर दिया था। उसे दिन तो एक्सीडेंटली दोनों के बीच किस हो गया था, लेकिन आज करने तो सरेआम उसे किस कर दिया था। वहीं रागिनी को शर्माता देखकर श्रेया और आरव एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे। वहीं आरव की मुस्कान देखकर श्रेया उसी में खो गई। जब रागिनी की नजर श्रेया को देखने लगी तो वो भी हैरान होकर उसे आंखें फाड़कर देखने लगी, क्योंकि जो लड़की कभी किसी लड़के के साथ बातें तक नहीं करती, अगर कोई उससे बातें करने की भी कोशिश करते तो वो उसे डांट कर भगा देती। लेकिन आज क्या हुआ था इसे? इस लड़के में कुछ तो खास है। जो राजकुमारी किसी की ऊंची आवाज सुनकर उसे बदतर सजा देती, पर आज उस राजकुमारी को क्या हो गया है? जब करण ने भी श्रेया की ओर देखा तो उसे समझने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगी कि राजकुमारी आरव की प्यार में पड़ गई है। वहीं अतुल तो कब का ही वहां से खिसक लिया था। रागिनी ने करण का हाथ पकड़कर उसे भी वहां से लेकर चली गई। करण भी चाहता था कि अब आरव को भी एक जीवन साथी ढूंढ लेनी चाहिए, ताकि अगर वो कभी किसी मिशन पर जाए तो उसे याद रहे कि उसका भी कोई है जो उसके भरोसे ही जिंदा रह सकता है। उधर नीचे हॉल में बैठकर सभी लड़कियां अपने प्रेमिका का नाम अपने अपने हाथों में लागी मेहंदी ऊपर लिख रहे थे। अर्पिता ने वरुण का नाम बड़े ही प्यार से लिखा था और उसके पास जाकर उसे दिखाते हुए बोली, हम दोनों का प्यार इस मेहंदी की तरह हमेशा ही जुड़ा रहेंगे। जब वरुण ने अपना नाम अर्पिता के मेहंदियों में देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने उससे कहा, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा नाम अपने साथ जोड़ने की? मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात ही नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सिर पर चढ़कर नाचो। इसे अभी के अभी मिटाओ, वरना मैं तुम्हारा हाथ काट कर फेंक दूंगा, समझी? ये कहकर वरुण उसकी मेहंदी बिगाड़ दिया। ये देखकर अर्पिता के आंखों में आंसू छलक उठी और वो दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई और बेड पर लेटकर रोने लगी। अगले दिन की सुबह आदित्य और अतुल को कपूर मेंशन पर कुछ काम से भेज रहे थे, तभी वरुण को देखकर आलिनी जी बोली, बेटा जरा इन लोगों के साथ तुम भी जाना, जरा अर्जुन के ससुराल वालों ने कुछ काम से बुलाया था। तभी उन्होंने देखा कि अर्पिता उन्हीं की तरफ आ रही थी तो उन्होंने उसे भी उन तीनों के साथ भेज दिया। आदित्य और अतुल गाड़ी के पिछले सीट पर जाकर बैठ गए और अर्पिता चुपचाप जाकर सामने की ओर बैठ गई। वरुण भी ड्राइवर की सीट पर जाके बैठ गया और गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। ये देखकर आदित्य ने म्यूजिक ऑन करने के लिए कहा तो अरिजीत सिंह का गाना खामोशियां बजने लगा। ये सुनकर अर्पिता की नजरें वरुण की ओर चली गई, लेकिन वरुण ने गाना बदल दिया, दूसरी गाना बजने लगी, सनम हर जाए। ये गाना सुनकर अर्पिता ने दोबारा गाना बदल दिया और इस बार बजने लगा बेसब्रियान। वरुण ने दोबारा गाना चेंज कर दिया और गाना बजने लगी दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके कुछ सोचकर वरुण ने गाना चेंज नहीं किया और वो गाना बजते ही चला गया। इन गाने की कुछ पंक्तियों के बीच में अर्पिता वरुण को अपनी झुकी नजरों के साथ देख रही थी। अचानक गड्ढे आ जाने के कारण वरुण ने ब्रेक मार दिया, जिसके वजह से अर्पिता का सर सामने की ओर जाकर टकरा गया, जिसके वजह से उसके माथे से खून निकलने लगा। ये देखकर वरुण घबरा गया और गाड़ी साइड में लगाकर उसे देखने लगा, पर अर्पिता को गुस्सा आ गया। वो समझ रही थी कि उसके घूरने के वजह से उसने जानबूझकर ब्रेक मारा। वरुण बोला, मुझे देखने दो, तुम्हारा सिर से खून निकल रहा है। ये सुनकर अर्पिता झुंझलाकर बोली, तुम होते कौन हो मुझे हाथ लगाने वाले? तुम्हारी औकात ही क्या है? जब वरुण ने ये सुना तो उसने उसे कुछ नहीं बोला और चुपचाप नजरें झुकाकर बैठ गया। आदित्य ने तुरंत गाड़ी के फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर अर्पिता को बैंडेड लगा दिया और बोला, अरे संभाल कर बैठना चाहिए था ना।
अर्पिता अपना सारा गुस्सा आदित्य के ऊपर निकलते हुए बोली, तुमने गाड़ी भी तो देखो किसे चलाने दिया है, गाड़ी चलाने का ढंग नहीं है और गाड़ी चलाने आ जाते हैं। अर्पित की बातों को सुनकर वरुण कुछ नहीं बोला और गाड़ी की दरवाजे को खोलकर पीछे बैठ गया। ये देखकर आदित्य बोला, भाई नाराज मत हो, गलती हो जाती है, अब आगे जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाए और गाड़ी चलाए, हमें लेट हो रही है। तभी अर्पिता बोली, अगर ये गाड़ी चलाएगा तो मैं उतर जाऊंगी। ये सुनकर आदित्य बोला, ठीक है, किसी को उतारने की जरूरत नहीं है, अब गाड़ी मैं चलाऊंगा। ये कहकर वो ड्राइविंग सीट पर जाके बैठ गया और गाड़ी कपूर मैंशन की ओर दौड़ा लिया। जब वे लोग कपूर मैंशन पहुंचे तो वो सभी अंदर चले गए लेकिन वरुण वहीं पर खड़ा रहा। आधे घंटे बाद वो सभी बाहर आए और सिंह ओबरॉय मैंशन की ओर चले गए। जब पूर्वी जी ने देखा कि उनकी बेटी के सिर पर चोट लगी है, ये देखकर वे बोली, बेटा तुम्हें ये चोट कैसी लगी? अर्पिता ने वरुण की ओर घूर कर देखकर बोली, किसी को गाड़ी चलाने को ढंग नहीं है माँ, ऐसे लोगों को गाड़ी देना ही नहीं चाहिए, वरना गाड़ी बिगाड़ कर रख देंगे। ये कहकर अर्पिता अपने कमरे में चली गई। पूर्वी जी वरुण की ओर देखकर बोली, ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से अर्पिता के माथे पर चोट लग गई? पूर्वी जी की गुस्से को देखकर वरुण अपना सिर झुकाकर बोला, वो दरअसल आंटी, मैंने उन्हें सीट बेल्ट लगाने को कहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब हम लोग मेन हाईवे में पहुंचे तो एक गड्ढे के कारण उनका सिर सामने की तरफ से लग गया। वरुण की बातों को सुनकर पूर्वी जी उसे फटकार लगाते हुए बोली, तुम गाड़ी धीरे से भी चला सकते थे, इतनी तेज रफ्तार में चलाने की क्या जरूरत थी? अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो जाता ना तो मैं बताती तुम्हें। दो कौड़ी का औकात नहीं है और आज जाते हैं अमीरों के घर पर गाड़ी चलाने के लिए। जब वरुण ने भी वही ताना अर्पिता के मां के मुंह से सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। वो चाहता तो उसी वक्त वहां से निकल कर चला जाता है, लेकिन वो यहाँ एक मिशन पर आया था, इसलिए किसी की ताने सुनकर मिशन को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता था। अब ये सिर्फ मिशन की बात नहीं थी, उसका पूरा परिवार इस वक्त उनके घर में रह रहा था, ऐसे में उनका गुस्सा होना जायज हो सकता है। इसलिए वरुण ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पूर्वी जी की डांट सुनकर वहां से चला गया। जब करण ने अपने भाई की शक्ल उतरी हुई देखी तो उसने पूछा, क्या बात है वरुण, तुम्हारी शक्ल इतनी बुझी बुझी से क्यों है? अपने भाई की बातों को सुनकर वरुण ने उसे शुरुआत से लेकर अंत तक की सारी बातें बता दी और अर्पिता की हरकतें के बारे में भी। वरुण की बातों को सुनकर करण, ये बातें माँ बाबूजी को पता लगनी नहीं चाहिए। वरुण ने अपनी गर्दन हाँ हिलाए और वहां से चला गया। वरुण सोच रहा था कि अगर वो अभी सीक्रेट मिशन में नहीं होता तो उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि उससे बात करे। वो अपने कमरे में जाकर लेट गया। करण ने आरव को जाकर सारी घटनाएं बता दी, जिसे सुनने के बाद भी आरव सोच में पड़ गया कि अर्पिता ने ऐसा क्यों किया। वरुण ने उसे ठुकरा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी कम अमीर होने की मजाक उड़ाए। आरव बोला, तुम चिंता मत करो भाई, जिस दिन उन्हें सच का पता चलेगा उनकी बोलती बंद हो जाएगी। चलो आज संगीत का प्रोग्राम है, मैं तो डांस नहीं कर सकता लेकिन फ्लूट तो बजा सकता हूँ। वरुण अच्छा गिटार बजाता है ना? करण बोला, हाँ। आरव बोला, ठीक है बुलाओ उसे। जब वरुण अंदर आया तो उसकी शक्ल देखकर आरव बोला, जिंदगी में कुछ ऐसे पल भी आते हैं मेरे भाई जब अमीर गरीबी से हमें टकराना पड़ता है। वरुण बोला, अगर उसने मेरी बेइज्जती किया होता तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन उन लोगों ने मेरी माँ की परवरिश और हमारे कम अमीर होने का मजाक उड़ाए। आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने बस उसका प्रपोजल को ठुकराया, इसलिए उसने मुझे ये सब कहा। ये कहते कहते उसकी आवाज रूंध गई। आरव बोला, अरे भाई, मैंने तुम्हें किसी और काम से बुलाया था और तुम तो रोने लगे। हम सबको दिखा देंगे कि तुम हो कौन, ठीक है? पर कैसे? वरुण रूंधी हुई आवाज में कहा। आरव बोला, आज संगीत का प्रोग्राम है, दोनों परिवार एक साथ होंगे, हम उन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर उनकी मुंह पर ताला लगा देंगे। आरव की बातों को सुनकर वरुण की चेहरे पर थोड़ी मुस्कान खिली और वो अपने आंखों में छलके आंसू को पोंछने लगा। अब क्या होगा जब एक तरफ सच्चा प्यार बिजली बनकर वरुण के ऊपर गिरेगा, और क्या होगा जब इनके बारे में करण के माता पिता को पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए और पढ़ते रहिए सोल्जर ऑन ड्यूटी। CH25 हिडन टैलेंट। सिंह ओबरॉय मेंशन। सभी लोग संगीत प्रोग्राम के लिए गार्डन में जमा हुए थे। चारों तरफ सोफे और गधे बिछाए हुए थे और सामने एक बड़ा सा स्टेज बना हुआ है जहां पर है लाइटनिंग और डीजे वाले सब रेडी थे, इस संगीत प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। तभी अचानक लाइट डिम हो गई और स्टेज पर एक आवाज सुनाई पड़ी। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सब लोग का स्वागत है आज क्या इस संगीत कार्यक्रम में। आज मैं यानी कि अतुल सिंह ओबरॉय इस कार्यक्रम को होस्ट करने जा रहा हूं और मेरे साथ देने के लिए आ रहे हैं मेरे दोस्त वरुण राय। ये सुनकर सभी लोग ताली बजाने लगे। अतुल बोला, हर संगीत की तरह हमें संगीत कार्यक्रम को एक अनोखा मोड़ पर ले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एक शर्त बारे जा रहा हूँ। यहाँ पर दोनों परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं, इसलिए हमने दोनों परिवार की एक एक टीम बनाई है। अगर जो टीम हार जाएगा उन्हें जीतने वाली टीम की चुने गए गानों पर ठुमका लगाना होगा। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे और सीटी बजाने लगे। वरुण बोला, तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा और इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए हमारे दादाजी को। अतुल की बातों को सुनकर सभी लोग ताली बजाने लगे। दादाजी प्लीज स्टेज पर आइए और इस संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। तालियां की गड़गड़ाहट के साथ दादाजी स्टेज पर चढ़ गए और अपने हाथों में माइक लेकर बोले, हमारे इस वंशज के इस पीढ़ी का ये पहला शादी हो रहा है, इसलिए इस मौके पर मैं एक गाना गाना चाहूंगा और इस संगीत कार्यक्रम का शुरुआत करना चाहूंगा। इसी के साथ दादाजी गाना गाना शुरू कर दिए।
तू मेरी जिंदगी है। ये गाना के साथ ताल से ताल मिलाने लगे। वहीं दादाजी का गाना सुनकर सभी लोग हैरान रह गए कि इतने उम्र में भी दादाजी एक अच्छे सिंगर की तरह गाना गा सकते थे, और इसी के साथ दादाजी का गाना खत्म हुआ और सभी लोग वोटिंग और ताली बजाने लगे। अतुल बोला, तो ओबरॉय परिवार वालों को मिलता है 1 पॉइंट। अतुल बोला, और अब स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए आने वाले हैं हमारे बड़े भैया अर्जुन के होने वाले ससुर जी। ये सुनकर सभी लोग अधिराज जी की ओर देखने लगे। अधिराज जी मुस्कुराते हुए बोले, जरूर जरूर। कहते हुए अधिराज जी स्टेज पर जाकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, मैं तो भाई गाना नहीं गा सकता। तभी नीचे से आवाज आई, पापा आपको गाना गाना ही होगा वरना हम हार जाएंगे। अधिराज जी उन्हें शांत करते हुए बोले, अरे भाई मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं गाना नहीं बल्कि डांस करने वाला हूँ। अधिराज जी की बातों को सुनकर सभी लोग सीटी बजाने लगे। तभी स्टेज पर राजेश खन्ना की गाना बजने लगी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया। ये गाना सुनकर सभी लोग हंसने लगे और प्रेमिका जी की ओर देखकर इशारा करने लगे कि आप भी स्टेज पर जाएं, पर उनका तो शर्म से बुरा हाल था, लेकिन सबको देखकर वो भी स्टेज पर चले गए और अधिराज जी के साथ डांस करने लगे। सबों ने ताली बजाकर कहा कि आपने बहुत अच्छा ही डांस किया। हमें तो मालूम भी नहीं था कि कपूर साहब इतना बढ़िया डांस करते हैं, अरे साथ में मिसे कपूर भी अच्छी डांस करती है। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग उन दोनों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे। अतुल बोला, अब आने जा रहे हैं हमारी चाचा जी। इसी के साथ आनंद जी शालिनी जी की हाथ पकड़कर स्टेज पर चले गए और गाना बजने लगा। ऐ क्या बोलती तू, है क्या मैं बोलूं सुन सुना आती क्या खंडाला, क्या करूं आकर मैं खंडाला, अरे झूमेंगे गाएंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। उन दोनों की गाने और डांस को देखकर सभी लोग मन मन मुस्कुराने लगे और तालियां बजाने लगे। फिर लड़कों की बारी आई, लड़कों ने भी डांस किया, लड़कियों ने भी ठुमका लगाया, दोनों तरफ बराबर की टक्कर छिड़ चुकी थी। तभी अर्पिता घड़ी होकर सभी की ओर देखकर बोली, अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे मेरे डांस में हराकर दिखाएं, तभी मैं मान पाऊंगी कि मुझसे बड़ा डांसर कोई नहीं है किसी में हिम्मत। अर्पिता की बातों को सुनकर सभी शांत रहे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि अर्पिता क्लासिक डांसर थी और कई बार कई सारे कंपटीशन में विजेता भी बन चुकी थी। तभी स्टेज से आवाज आई, मैडम किसी को अपने आप पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि उस घमंड को टूट जाने पर उससे मुंह के बल गिरना पड़े। ये सुनकर अर्पिता स्टेज की ओर देखने लगी, जहां पर वरुण खड़ा हुआ और बोली, अगर इतनी हिम्मत है तो कर लो मुकाबला, देखते हैं किसका घमंड चकनाचूर हो जाता है और वो मुंह के बल नीचे गिरता है। वरुण और अर्पिता एक दूसरे के आमने सामने स्टेज पर खड़े हुए थे। अर्पिता की वरु अना बोली, तुम मुझसे पंगा मत लो, डांस में चैंपियन रह चुकी है, मुझसे मुकाबला करना तुम्हारे बस का बात नहीं है। तभी वरुण बोला, अरे मैडम जी कोई काम छोटा और कोई काम बड़ा नहीं होता है। अर्पिता बोली, ठीक है फिर लगी शर्त, कैसी शर्त? वरुण उसकी ओर देखकर कहा। अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, अगर मैं जीती तो मैं तुम्हें जो बोलूंगी वो तुम्हें करना होगा, अगर तुम जीते तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, चैलेंज मंजूर है या फिर डर गए? वरुण बोला, मैडम मैंने कभी हार नहीं माना और न ही अब मानेगा, चैलेंज मंजूर है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने वेशभूषा में तैयार खड़े थे। वरुण एक हिप हॉप स्टार की तरह ड्रेस पहनकर आया था और अर्पिता भारतीय संस्कृति की तरह तैयार होकर आई थी, उसके चलने से उसके पहने हुए घुंघरू बाज उठते थे। अतुल बोला, तो इस संगीत कार्यक्रम में अब एक मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ है मेरे दोस्त वरुण राय और दूसरी तरफ है अर्पिता सिंह ओबरॉय, जो कि एक दूसरे की तरफ आज भिड़ने वाले हैं। तुम्हें आप दोनों को नियम बता देता हूँ, क्लासिक और हिप हॉप दोनों ही मिक्स रहेंगे। जब जब क्लासिक गाना बजेगा तब तक अर्पिता दी आपको डांस करना है, और जब जब हिप हॉप गाना बजेगा वरुण भाई आपको डांस करना है। अतुल की बातों को सुनकर दोनों ने अपना सिर हिलाया और गाना बजने लगा। क्लासिक गाना से शुरुआत हुआ, जहां पर अर्पिता ने अपने सांस्कृतिक जलवा दिखाया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तभी दूसरा गाना बजने लगा माइकल जैक्सन का, जहां पर वरुण ने ऐसे ऐसे स्टेप्स किए जिन्होंने देखा वो सभी दंग रह गए। करण भी अपने भाई के इस अवतार को देखकर दंग रह गया। उसे पता था कि वरुण अच्छा डांस कर लेता है, इतना अच्छा उसे आज मालूम पड़ रहा है। तभी अचानक म्यूजिक फास्ट हो गया, क्लासिक और हिप हॉप मिक्स बजने लगे। गाने की रफ्तार इतनी बढ़ गई थी कि नाचते नाचते अर्पिता का घुंघरू टूट कर गिर गया और वहीं पर गिर गई, लेकिन वरुण जो अपने डांस पर इतना खो गया था कि वो भी उसे देखकर हैरान रह गए। चारों तरफ तालियां बजने लगी। म्यूजिक बंद होने के साथ वरुण भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। सभी लोग खड़े होकर उन दोनों के लिए ताली बजाने लगे। अतुल माइक लेकर आया और खुशी से कहने लगा, तो इस महामुकाबला के विजेता हैं जिन्होंने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से अर्पिता को पछाड़ दिया है, तो इस महामुकाबला के विजेता हैं मिस्टर वरुण राय। ये सुनकर सभी लोग ताली बजाने लगे। वरुण अर्पिता के पास जाकर बोला, मैंने कहा था ना कि कभी भी किसी पर भी घमंड नहीं दिखाना चाहिए, जो जितना घमंड दिखाता है अगर वो नीचे गिरता तो उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। एक डेविल स्माइल के साथ वरुण स्टेज से नीचे उतर जाता है और सभी लोग उसके सामने आ उसकी डांस की तारीफ करते हैं। अतुल बोला, अभी इस कार्यक्रम का अंत नहीं हुआ है, तो कृपया करके सभी लोग अपने अपने जगहों पर जाकर बैठ जाए, क्योंकि अभी एक शानदार परफॉर्मेंस होने जा रहा है जो कि सबको बहुत ही पसंद आएगा और हमारे इस संगीत कार्यक्रम का आखिरी होगा। ये सुनते ही सभी लोग अपने अपने जगहों पर जाकर बैठ गए। तभी स्टेज पर अंधेरा छा गया। सभी लोग सोच रहे थे कि इस परफॉर्मेंस को देने कौन आ रहा है। इन सबसे अलग स्टेज पर एक बांसुरी की सुरीली आवाज सभी तरफ फैल गई और सभी लोग स्तब्ध होकर स्टेज की ओर देख रहे थे। अस्ते अस्ते वहां पर रोशनी दिखाई देने लगी, जहां पर आरव बांसुरी को बजाते हुए खोया हुआ था। जब बांसुरी की सुरीली आवाज बंद हुई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे को चीरते हुए स्टेज पर एक ड्रम की आवाज आई और सन्नाटा भंग हो गया।
ड्रम पर ताल दे रहा था करण। ड्रम की आवाज खत्म हुई तो गिटार की आवाज की धुन सुनाई देने लगी, जहां पर वरुण गिटार थामे हुए खड़ा हुआ था। इन तीनों का संगम को देखकर और इनका अनोखा परफॉर्मेंस को देखकर सभी लोग दंग रह गए और खुशी से तालियां बजाने लगी। जब संगीत की धुन खत्म हुई तब आरव ने कहा, आज एक मैं स्पेशल किसी के लिए गाना गाना चाहता हूँ। ये कहते ही उसने बांसुरी छोड़ गिटार पर अपना गाना बजने लगा। मेरी माँ। जब शालिनी जी ने इस गाना को सुना तो उसके आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। जब गाना खत्म हो गया तो वे अपने आप को रोक ना सके और दौड़कर जाकर आरव को गले लगा लिया। CH26 दावत। जब आरव ने अपने माँ को इस कदर रोते हुए देखा तो उसे समझने में देर नहीं लगा कि जब वो यहाँ मौजूद नहीं था तो उसके माँ पर क्या बीती थी। उसे आज मालूम पड़ा कि एक माँ अपने बेटे को किस कदर प्यार करती है और जब उसके ना होने पर उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। आज इन दोनों माँ बेटे का प्यार देखकर सभी लोग भावुक हो गए। सभी लोग डिनर के लिए टेबल पर बैठे हुए थे। सब लोग हंसी खुशी बातें कर रहे थे क्योंकि अगले दिन दोनों परिवार में एक अनोखा संबंध बनने वाला था, जिसके लिए वो सभी कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। आनंद जी बोले, अरे समधी जी, हमने इस दिन के लिए कितने दिनों से इंतजार किए हैं और आज वो दिन आ गया है। शादी के बाद आप सभी हमारे घर पर आना कम मत कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का आना जरूरी है। क्योंकि कहते हैं जब बेटी अपने घर से विदा होकर अपने पति के घर आती है तो उनके साथ एक नए रिश्ते को जन्म देने में उसे थोड़ी सी कठिनाइयां उठानी पड़ती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपकी बेटी अब आपकी नहीं, हमारी भी बहू कम बेटी ज्यादा होगी। ये सुनकर अधिराज जी बोले, जरूर जरूर समधी जी, हमें पता है जब हमारी पत्नी पूर्णिमा जी जब हमारे घर पर नई नई दुल्हन बनकर हमारे चौखट पर कदम रखी थी तो उन्हें परिवार वालों से बात करने पर हिचक महसूस होता था। वो हमेशा सिर झुकाकर सबकी बातें मान लेती थी क्योंकि उसे बात करने में घबराहट होती थी। लेकिन आपने ये बात कहकर मुझे आश्वस्त कर दिया कि हमारी बेटी आपकी घर की बहू नहीं बल्कि बेटी होगी। हमें खुशी है कि हमारी बेटी एक ऐसे घर में जा रही है जहां पर उसे प्यार करने वाले अच्छे सास ससुर, देवर देवरानी और साथ ही साथ उसके चाचा चाची ससुर भी मिलेंगे। हमारी बेटी सौभाग्यशाली है जिसे इतने अच्छे परिवार वाले मिल रहे हैं। मैं दुआ करता हूं कि हर बेटियां को ऐसे ही परिवार मिले जहां पर उसे बहू नहीं बल्कि बेटी समझा जाए। अधिराज जी की बातें सुनकर सब लोग भावुक हो गए। तभी आदित्य बोला, आप लोग खाना खाने बैठे हैं कि पंचायत कर रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपया करके आप सभी खाने पर ध्यान दें, वरना कहीं खाने पर मक्खी बैठ गया तो मैं अपना खाना आप लोगों के साथ बांटने वाला नहीं हूँ। उसकी बातें सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन शालिन जी उसे घूरकर देखने लगी, जिससे वो अपना सर नीचे करके खाना खाने लगा। श्रेया आरव की ओर देखकर बोली, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतना अच्छा बांसुरी के साथ साथ गाना भी अच्छा गा लेते हैं। आरव मुस्कुराते हुए बोला, जब मैं स्कूल जाता था उस समय मैंने ये सब सीखा था अपने दोस्तों के साथ। हमारी स्कूल में हमारा एक ग्रुप था जो हर स्कूल प्रोग्राम में परफॉर्मेंस देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दिया करता था। उद्धरण चिन्ह। श्रेया मन में बोली, एक दिन मैं इस मुस्कुराहट को अपने जीने का सहारा बना लूंगी। श्रेया को खोए हुए देखकर आरव बोला, अब मुझे यूं ही घूरते रहेंगे या फिर खाना भी खाएंगे? ये सुनकर श्रेया इधर उधर देखने लगी। वरुण अतुल के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी एक लड़की वरुण के पास आकर बोली, आप अच्छा गाना गाते हैं क्या? आप एक सिंगर हैं? ये सुनकर वरुण उस लड़की की ओर देखकर बोला, जी नहीं मैडम, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ। तो फिर आप इतना अच्छा गाना गाते हैं, डांस भी कर लेते हैं? वरुण बोला, जी हाँ, ये सभी कॉलेज का दिया हुआ देन है क्योंकि मैं कॉलेज में सबका सहायता था। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मेरा नाम रिया है। वरुण मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू रिया। रिया बोली, आप अपना नंबर दे सकते हैं? ये सुनकर वरुण बोला, जी क्यों नहीं। उसने अपना मोबाइल ही उसे दे दिया। उसने उससे अपना मोबाइल पर कॉल करके बोला, ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लीजिएगा। ठीक है। ये कहकर वरुण अपना मोबाइल पॉकेट में रख लिया। वरुण रिया की ओर देखकर बोला, वैसे आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? रिया बोली, जी मुझे भूख नहीं लग रही है। ये सुनकर वरुण बोला, आइए ना हम लोग साथ में खा लेते हैं। उसने एक वेटर को आवाज दिया और उसने रिया के लिए खाना ला कर दे दिया। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वरुण वेटर के हाथों से प्लेट लेकर बोला, आप भूखी रहेगी क्या, साथ में खाते हैं? ये कर उसने अपने हाथों से उसके मुंह पर एक निवाला डाल दिया। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर वो लड़की मंद मंद मुस्कुराने लगी। अगर तुम मेरे लाइफ में आ जाओ तो मैं तुम्हें रोज ऐसे ही खाना खिलाऊंगी। वो दोनों हंस हंसकर खाना खा रहे थे और उनकी ऐसी हंसी को देखकर अर्पिता गुस्से से आग बबूला हो रही थी। इसकी सी हिम्मत, इसने उसे खाना खिलाया, नंबर एक्सचेंज किया और हंस हंसकर बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे उससे क्या, उसकी लाइफ है। लेकिन वो आगे कुछ भी बड़बड़ाती एक लड़का उसके सामने आकर बैठ गया और बोला, हेलो ब्यूटीफुल। ये सुनकर अर्पिता को एक खुराफाती आइडिया आया और वो उस लड़के को उसके हाथ को पकड़कर वरुण और रिया की तरफ चली गई। रिया वरुण को पसंद करने लग गई और उसे अपना बनाना चाहती थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अर्पिता उस अनजान लड़के को अपने हाथों पर हाथ डालकर उनके सामने खड़े हुए पाया। उसने वरुण से कहा, कांग्रेचुलेशन। वरुण ने उसकी तरफ देखकर बोला, थैंक यू, वैसे तुमने भी अच्छा डांस किया। अर्पिता तंज कसते हुए कहा, खैर छोड़ो, तुम वहां पर सभी लोगों के साथ बैठकर क्यों नहीं खा रहे? यहाँ अकेले बैठकर क्या खा रहे हो? वरुण बोला, मैं अकेला कहां पर हूँ, मेरे साथ रिया है ना। वैसे आपने खाना खा लिया? अर्पिता रिया की ओर घूरते हुए बोली, मैंने तो कब का खा लिया खाना। वैसे तुम्हारा ये दोस्त कौन है? वरुण रिया की ओर देखकर बोला, कौन ये? दरअसल ये मुझे पसंद करती है और इसने मुझे प्रपोज भी किया है, इसलिए मैं इसके साथ यहाँ पर बैठकर खाना खा रहा हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है?
जब अर्पिता ने ये सुना तो उसका पारा हाई हो गया। उसने उस लड़की की ओर घूरकर देखकर कहा, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर रिया बोली, मैं क्यों जाऊं, मैंने तो इसे अपना बनाने के लिए सोच लिया है और अपने पापा से हम दोनों की शादी की बात करने के लिए आज ही बात करूंगा ताकि मुझे इनसे अलग ना होना पड़े और मैं इसी के साथ पूरी जिंदगी बिता सकूं। अर्पिता ने उस लड़के का हाथ झटक कर रिया के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर वरुण गुस्सा होकर बोला, पागल हो गई हो क्या, तुमने किसके इजाजत से इसके ऊपर हाथ उठाया। ये सुनकर अर्पिता बोली, बड़ा प्यार आ रहा है। अर्पिता की बातों को सुनकर वरुण चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें इससे क्या, ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ रहूं, तुम होती कौन हो मुझे ये सुनाने वाली। आगे अर्पिता कुछ बोलती उसने देखा कि वरुण रिया के गाल को सहलाने लगा और कहा, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। रिया की आंखों में आंसू आ गई थी, उसने आंसू को पूछते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। वरुण अर्पिता की घूर कर देखने लगा और रिया की ओर देखकर बोला, चलो यहाँ से। ये कहकर उसने रिया का हाथ को पकड़कर वहां से लेकर चला गया। उन दोनों को जाते देखकर अर्पिता का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। जब उस लड़के ने अर्पिता को इतने गुस्से में देखा तो वहां से वो रफू चक्कर हो गया। कमरे में अर्पिता बेड पर सोकर रो रही थी। जब उसकी मां ने उसे बेड पर रोते हुए देखा तो वे दौड़ के उसके पास गई और बोली, बेटा क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रहे हो, डांस मुकाबला में हार गई इसीलिए क्या। ये सुनकर अर्पिता ने अपनी मां को गले लगा लिया। ये देखकर उन्होंने पूछा, बेटा आखिर क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। दरवाजे पर उनके पापा अभिनव जी बोले, क्या हुआ बेटा। पूर्वी जी बोली, देखिए ना, पता नहीं क्या हुआ है, रोए ही जा रही है और कुछ बोलने पर कुछ भी नहीं बता भी नहीं रही है। अभिनव जी अर्पिता के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, आखिर क्या बात है बेटा, तुम अपने दोस्त से नहीं बताओगी। ये सुनकर अर्पिता ने अपने पापा को गले लगा लिया। अभिनव जी बोले, आखिर क्या बात है बेटा, ऐसे रोगी तो हमें कैसे पता चलेगा। अर्पिता रोते हुए बोली, पापा वो वरुण। वरुण का नाम सुनते ही पूर्वी जी गुस्से में बोली, क्या किया है उसने। अभिनव जी बोले, शांति, हाँ बेटा तुम बोलो। अर्पिता रोते हुए बोली, पापा मैं उससे बहुत चाहती हूँ। ये सुनकर अभिनव और पूर्वी जी दोनों हैरान होकर अर्पिता की ओर देखने लगे। अर्पिता बोली, मैंने उसे प्रपोज किया था लेकिन उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया, इसलिए मैं उस दिन भड़क गई और उसे कुछ बातें सुना दी। फिर वो अपनी माँ की ओर देखकर बोली, माँ उस दिन उसकी कोई गलती नहीं थी, मैंने ही उसे बुरा भला कह दिया था जिसका वजह से आपने उसे इतनी बात सुना दी। अभिनव जी बोले, बेटा जब तुमने उसे प्रपोज किया तो उसने क्या जवाब दिया। अर्पिता अपनी आंसुओं को पोंछते हुए बोली, पापा उसने कहा कि मैं अभी किसी से प्यार नहीं कर सकता हूँ, मुझे लगा वो शर्मिला होगा इसीलिए ऐसा जवाब दिया, लेकिन जब मेहंदी के दिन मैंने उसका नाम अपने हाथों पर लिखा था तो उसने मेरी मेहंदी तक को बिगाड़ दिया था और कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम अपने नाम के साथ जोड़ने की। इसलिए मैंने गुस्सा आकर उसे औकात की बात कर दी और उसकी माता पिता की परवरिश को लेकर ऐसा कहा, इसलिए वो मुझसे गुस्सा है पापा उसने, लेकिन आज उसने एक लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ दोनों खाना खा रहे थे। जब मैंने ये देखा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस लड़की को थप्पड़ मार दिया, जिसके वजह से वरुण अब मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया है और वो कह रहा था कि अब उस लड़की के साथ अपना पूरा जीवन बिताएगा। पापा मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। अभिनव जी बोले, बेटा अब वो कोई खिलौना तो नहीं है कि तुम जब चाहो मैं उसे तुम्हारे लिए ला दूंगा, ठीक है मैं उसके मम्मी पापा से तुम दोनों के रिश्ते के लिए बात करूंगा। पूर्वी जी बोली, लेकिन उनकी हैसियत हमारी बराबरी का नहीं है। अभिनव जी बोले, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जिंदगी बिता सकते हैं तो हमें और क्या चाहिए। वैसे भी उनके घरों का संस्कार बहुत ही अच्छा है, मैं उनसे बात करूंगा बेटा, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है और तुम कुछ ऐसी हरकतें मत कर देना जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। ठीक है पापा, ये कहकर उसने उन्हें गले लगा लिया। अब क्या होगा इनका मिलन या होगी कोई मुसीबत। CH27 राजकुमारी और एजेंट वी। आरव अपने कमरे पर सो रहा था, बगल में करण भी उसके साथ सो रहा था। तभी एक लड़का उनके कमरे में आ धमका। उसने आरव की साइड जाकर उसके कंबल को हटाकर देखा कि वही है कि नहीं। जब उसने देखा कि वही है उसने दोबारा कंबल उसे छोड़ दिया और अपना चाकू हाथ में लिए उसने उस पर वार कर दिया, लेकिन उसका वार आरव पर पड़ता एक मुक्का उसके चेहरे पर लगा और वो दीवार की ओर गिर पड़ा। उसने देखा कि करण उसकी ओर बंदूक ताने हुए खड़ा हुआ था। ये देखकर वो लड़का घबराकर इधर उधर भागने लगा, लेकिन तभी एक लात उसके पेट पर पड़ी और वो कराहते हुए फर्श पर बैठ गया। करण ने बोला, अपना मास्क निकालो, लेकिन उस अनजान लड़के ने अपना मास्क नहीं निकाला तो आरव ने उसे एक और लात मारा जिसके वजह से वो बेहोश हो गया। जब उन्होंने उसका मास्क हटाकर देखा तो वो एक दूसरे की ओर देखकर बोले, ये कौन है। आरव बोला, और ये मुझे मरना क्यों चाहता है, अभी रात के 2 बजे बज रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। उद्धरण चिन्ह। उसने तुरंत एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज, आईजी सर बोलिए। आरव बोला, तुम एक पलटन लेकर यहाँ सिंह ओबरॉय मेंशन पर आओ एजेंट। ये सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर हम अभी आ रहे हैं। आरव करण की ओर देखकर बोला, वरुण को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ। ठीक है। थोड़ी देर बाद वरुण वहां पर आ गया। जी भाई क्या बात है। आरव उस लड़के की ओर इशारा करते हुए बोला, ये आदमी मुझे मारने के लिए आया था लेकिन इसका कोई आइडेंटिटी हमें मालूम नहीं है, इसे तुरंत पीछे के दरवाजे से बाहर लेकर चलो। उसने सिर हिलाया और उस लड़के को लेकर पीछे की ओर आ गया। आधी रात में किसी को बाहर जाते हुए देखकर श्रेया भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। तभी आरव को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अचानक से पीछे घूमकर देखा तो उसकी ओर जाने लगा। जब श्रेया ने उसे अपनी ओर आते हुए देखा तो वो छुपने लगी।
जब आरव को जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई तो उसने कहा, राजकुमारी जी, छुपने का कोई फायदा नहीं है, आप बाहर आ सकते हैं। तभी श्रेया बाहर आए और बोली, तुम लोग आधी रात को कहाँ जा रहे हो और वो कौन था जिसे तुम लोगों ने कंधे पर डालकर ले जा रहे थे? ये सुनकर आरव बोला, अभी इस वक्त मेरे पास समय नहीं है, आप अपनी कमरे पर चले जाइए, मैं कल आपको मिलकर सब कुछ बताता हूँ। लेकिन आगे कुछ वो बोलती आरव वहां से चला गया। बाहर आर्मी के कुछ जवान खड़े हुए थे, आरव को देखकर उन्होंने सल्यूट किया। उसने कहा, इस लड़के को लेकर जाओ और इससे पूछताछ करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उस ऑफिसर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। जब आर्मी वाले वहां से चले गए, आरव फिर बोला, राजकुमारी जी, मैंने पहले ही कहा था आपको अपने कमरे में चले जाने के लिए, आप इतनी जिद्दी क्यों है? जब वरुण और करण ने ये सुना तो उसने कहा, भाई यहाँ पर तो कोई नहीं है। तभी पीछे से आवाज आए, आप लोग आधी रात को। वो कुछ आगे बोलती करण बोला, लगता है कोई हमें मारना चाहता है। ये सुनकर श्रेया भौचक के होकर उनकी ओर देखने लगी और बोली, क्या कोई आप लोगों को क्यों मारना चाहता है? इतनी टाइट सिक्योरिटी होते हुए भी एक लड़का आप लोगों को मारने के लिए आपके कमरे में चला जाता है, इसका मतलब? आरव बोला, इसका मतलब ये है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। जब से हमने नए केस पर काम करना शुरू किया है कुछ न कुछ हो ही रहा है। राजकुमारी जी, आपने किसी को अंदर या बाहर जाते हुए देखा? श्रेया बोली, जी नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। आरव बोला, ठीक है फिर चलो यहाँ से। उसने गाड़ी निकाला और तीनों बैठ गए हैं। श्रेया गाड़ी के आगे जाकर खड़ी हो गई और बोली, अगर आप लोगों ने मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो मैं सबको बता दूंगी और सभी लोग उठ जाएंगे। ये सुनकर आरव बोला, अभी मजाक का समय नहीं है, प्लीज आप रास्ते से हट जाइए। लेकिन वो अपनी हाथ बांधे हुए वहीं पर खड़ी हो गई। आरव अपनी सर को पटकते हुए बोला, ठीक है बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद सभी लोग आर्मी हेडक्वार्टर पहुंच गए। उस लड़के को होश आ चुका था और आर्मी के ऑफिसर उसके चारों तरफ खड़े हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि आरव और करण आ रहे थे, उनके साथ एक लड़का और एक लड़की भी साथ में थे। एक सोल्जर वरुण और श्रेया की ओर देखकर बोला, सर इन दोनों को साथ में लाने की क्या जरूरत थी? अगर इन्हें कुछ पता चल जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर आरव बोला, चिंता मत करो, ये दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और ये कैसा साबित होगा कि ये दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे? पीछे से कमांडर की आवाज आई। सब लोगों ने उन्हें सल्यूट किया। आरव बोला, क्योंकि ये एक राजकुमारी है और इन्हें इनका मर्यादा मालूम है, इनके लिए एक वचन पत्थर की लकीर की तरह है। और रही बात इस लड़के की, तो मैं बता दूं कि ये वही एजेंट है जिसके वजह से हमें इस केस में इतना आगे बढ़ने का मौका मिला है, एजेंट वी। ये सुनकर कमांडर ने अपना सर हाँ में हिलाया और वे सभी उस लड़के के पास चले गए। उस लड़के की उम्र 27 या 28 वर्ष की होगी। एक सोल्जर बोला, सर हम लोगों ने इससे उगलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। आरव उस लड़के के पास जाकर बोला, तुम्हारा मुझसे क्या दुश्मनी है? मुझे मालूम नहीं है, उस लड़के ने जवाब दिया। आरव बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने इतने रात को मुझे मारने के लिए सारे सिक्योरिटी को तोड़कर मेरे कमरे तक घुस गए? वो लड़का बोला, मैं तो तुम्हें जान से ही मारने वाला था अगर तुम्हारे इस दोस्त ने तुम्हारी मदद नहीं की होती। ये सुनकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, जब तुमने हमारे कमरे में कदम रखा था तभी हम दोनों को पता चल गया था कि हमारे कमरे में कोई आया है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का आरव की ओर घूर कर देखते हुए बोला, हमारा कोई नाम नहीं होता है और हमें किसी को कुछ भी बताने का इजाजत नहीं है। आरव मुस्कुराते हुए बोला, हम राजकुमारी जी, क्या आप बाहर जाएंगे? क्यों? क्योंकि अभी जो होने वाला है उसे आप देखकर सह नहीं पाएंगे। ठीक है, ये कहकर राजकुमारी जी बाहर चली गई। आरव बोला, इसके सारे कपड़े उतार दो। ये सुनते ही आर्मी के ऑफिसर ने उस लड़के के सारे कपड़े उतार दिए। वो नंगा बदन वहां पर खड़ा हुआ था। उसने उसके पैरों पर नजर डाली और उसकी आंखों पर, फिर उसके घुटने को देखकर कहा, तुमने पाकिस्तान से यहाँ का सफर जम्मू कश्मीर से तय किया है ना? ये सुनकर वो लड़का उसे हैरान होकर आरव की ओर देखने लगा। सभी ऑफिसर्स भी आरव की ओर देखने लगे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आरव को इसके बारे में पता कैसे चला। आरव बोला, तो बताओ, पाकिस्तान से इंडिया आने का तुम्हारा क्या मकसद है? वो लड़का बोला, मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। आरव अपना फोन दिखाते हुए कहा, तुम इसे पहचानते हो? जब उसने मोबाइल पर उस शख्सियत की तस्वीर को देखा तो उसकी आंखें फैल गई। आरव मुस्कुराते हुए बोला, बहुत ही बढ़िया। फिर उसने वहां पर मौजूद सोल्जर्स की ओर देखकर बोला, ऑफिसर्स, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये एक आतंकवादी है। उसने उसके घड़ी की ओर नजरें डाली तो उसे कुछ गड़बड़ लगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसे घड़ी आतंकवादी सरगना के आकाओं के पास होता है जिस पर जीपीएस लगा हुआ रहता है, ताकि अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पर गुम हो जाए तो उसे ढूंढा जा सके। आरव बोला, बहुत ही बढ़िया, तो बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? अगर तुमने नहीं बताया तो हम पता कर लेंगे। वो लड़का बेफिक्र होकर बोला, तो पता कर लो, लेकिन तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा हमारे मंसूबों के बारे में। उसने उसकी आंखों पर थोड़ी देर नजर घूरकर देखते हुए बोला, यहूदी खान को छुड़ाने के लिए इतनी बड़ी साजिश बढ़िया। वो लड़का बोला, हमारा वो काम नहीं है, हम उन्हें बचाने के लिए नहीं आए हैं, हमारा मकसद कुछ और है। उसने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे उसे कुछ इशारा कर रहा है समझने की। थोड़ी देर बाद हेडक्वार्टर के एक ऑफिस में ब्रिगेडियर सर, आज शादी में कुछ अनहोनी घटना घटने वाली है। ये सुनकर ब्रिगेडियर सर बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? आरव बोला, मैंने अब तक कई आतंकवादी सरगनाओं का खात्मा किया है और वो सभी मुझसे बदला लेना चाहते हैं। इस वजह से हमारे घर में होने वाली शादी में हमला हो सकता है। मुझे लगता है कि उस शॉपिंग मॉल पर आतंकवादियों ने उसी दिन ही हाईजैक क्यों किया।
मेरे भाइयों के साथ बुरा सलूक किया, उन्हें हॉस्टेसेस बना के रखा, इसका मतलब साफ है उनका इशारा मेरा ही तरफ है। ब्रिगेडियर सर बोले, इनका प्लान छोटा नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा होगा, कल शादी में हम आर्मी के सैनिकों को तैनात कर देंगे, तुम उसकी फिक्र मत करो, घर में किसी को कुछ नहीं होगा। आरव बोला, सर मैं चाहता हूं कि वहां पर आर्मी के कुछ ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड्स, वेडिंग प्लानर्स, वेटर्स और गेस्ट्स बनकर जाएं। आप उन लोगों की एंट्री का चिंता मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो हमें हर तरफ से सावधान रहना होगा। ऐसे किसी भी इंसान पर अगर हमें संदिग्ध नजर आती है, हमें तुरंत उन्हें गिरफ्तार करना होगा ताकि शादी में कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, ये कहकर वो लोग वहां से चले गए। सुबह के 5 बजे बजने वाले थे, वहां की सारे गार्ड्स मौजूद हो चुके थे। करण बोला, भाई मुझे लगता है कि हमारे गार्ड्स में भी कई लोग मिले हुए होंगे। आरव बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, जो भी गार्ड्स आए हैं उनका फुल डिटेल हमारे पास है, अगर वो लोग प्लास्टिक सर्जरी करवा कर आएंगे तो भी उनसे अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे और वो लोग पकड़े जाएंगे, सारे गार्ड्स को बुलाओ। थोड़ी देर में सभी गार्ड्स वहां पर जमा हो गए। आरव ने कहा, आज मेरे बड़े भाई की शादी है, तो किसी पर भी अगर आपको कुछ संदेह नजर आता है, आपको लगता है कि उस आदमी में कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत आप हमें खबर देंगे ताकि शादी में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? सबने अपना गर्दन हाँ में हिलाया। आरव आगे बोला, अगर कोई अनजान व्यक्ति कुछ हथियार लाते हुए गेट पर पकड़ा जाए तो उन्हें तुरंत अरेस्ट करवा लेना और आर्मी वालों के हवाले कर देना। जी सर, ठीक है, आप सभी अपने अपने जगह पर तैनात हो जाइए। राजकुमारी जी बोली, वैसे आज कुछ खास है क्या? आरव बोला, है ना मेरे भैया की शादी। श्रेया बोली, हमें पता है लेकिन उससे भी खास क्या? आरव आगे कुछ बोलता, राजकुमारी ने उसके होठों पर होंठ रख दिए। आरव हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा, वो आगे कुछ बोलता वहां से भाग गई। उसकी इन हरकतों को देखकर करण बोला, लगता है राजकुमारी का दिल आप पर आ गया है। तभी पीछे से करण को किसी ने खींचा, वो आगे कुछ बोलता, उसके होठों पर भी होंठ रख दिए गए, उसकी आंखें बड़ी हो गई और उस लड़की को घूर कर देखने लगा, आगे कुछ बोलता सेम वो भी भाग गई। करण भौचक्का होकर बोला, भाई ये क्या हो रहा है, आज तो गजब हो गया, हमारे पास कोई लड़की नहीं भटकती रहती थी, आज एक ही समय पर 2 लड़कियों ने आकर हमारे होठों पर होंठ रखकर चले गए और हमें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। आरव इधर उधर देखते हुए बोला, चलो अभी यहाँ से चलते हैं, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। CH-28 कुछ तो गड़बड़ है। मोबाइल की आवाज के साथ ही आरव बोला, हेलो सर। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मेजर सर, कैसे हो? आरव मुस्कुराते हुए बोला, क्या सर आप भी? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। उद्धरण चिन्ह। आरव बोला, सर आप कब तक पहुंच जाएंगे? दूसरी तरफ से आवाज आई, हम आ रहे समय पर पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, आप अच्छे से आइए। ऑक्सफोर्ड बाय, मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। करण आरव के पास जाकर कहा, अरे भाई किससे बातें कर रहे हो? आरव मुस्कुराते हुए बोला, कर्नल सर। उसने इतना ही कहा था कि करण बोल पड़ा, वो भी आ रहे? हाँ। उद्धरण उद्धरण। करण चिढ़ते हुए बोला, अरे यार उन्हें क्यों बुलाया यार, पता है ना वो हमेशा ही हमें मुश्किलों में डाल देते हैं। आरव करण के कंधे में हाथ रखकर बोला, अरे मेरे भाई मुश्किलें नहीं बल्कि हमें अपना फर्ज याद दिलाते हैं। करण बोला, ऐसा फर्ज जिसमें हमें कश्मीर के खतरनाक मिशन को करने के लिए अकेले भेज देते हैं। आरव उसके गले में हाथ डालकर बोला, मेरे भाई जो फौजी अपने देश के बादले मुश्किलों से भागने में लग जाए तो हमारा देश टुकड़े में बांट जाने में टाइम भी नहीं लगेगा। करण फिकी हंसी हंसते हुए बोला, सॉरी भाई, मैं भूल गया था, आर्मी वालों को कभी भी किसी भी मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए और ना ही कभी भी मन में भी सोचना चाहिए। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। करण बोला, अरे भाई कौन है? मैं हूँ। बाहर से वरुण की आवाज आई, अंदर आ जाओ। वरुण बोला, भाई मैंने सब सिक्योरिटी चेक कर लिया है। हम। आरव ने अपनी गर्दन हाँ में हिला। तभी रिया की आवाज आई, हाय वरुण। हाय रिया, गुड मॉर्निंग। रिया मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? वरुण बोला, कुछ नहीं, और तुम बताओ? रिया बोली, वो अंकल आंटी आप सभी को बाहर बुलाया है, कुछ रस्में होने वाले हैं इसलिए। ठीक है। रिया शर्माते हुए बोली, वरुण मुझे तुमसे कुछ काम में मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ठीक है चलो। वरुण ने आरव और करण को मिलता हूँ बोलकर वो रिया के साथ चला गया। उनके जाने के बाद आरव और करण भी नीचे की ओर चले गए, जहां पर सभी लोग मौजूद थे। आरव शालिनी जी के पास जाकर कहा, माँ आपने बुलाया? शालिनी जी बोली, हाँ बेटा, अभी पूजा होगी फिर अर्जुन की सेहरा चोटी। ये सुनकर आरव ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया, ठीक है माँ। आधे घंटे के बाद पूजा खत्म हो गया, पंडित जी बोले, आप अभी सेहरा चोटी कर सकते। ये सुनकर आरव बोला, ऐसे कैसे? ये कहते आरव दौड़ते हुए बाहर निकल गया। ये देखकर सभी लोग बाहर की ओर देखने लगे, तभी ढोल की बजने की आवाज आई, सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, फिर अर्जुन की सेहरा चोटी हो गई। दोपहर को शहर के सबसे बड़ी होटल पर भीड़ देखकर सभी लोग दंग रह गए, और होंगे भी क्यों नहीं, आखिर भारत की 2 जानी मानी परिवार एक होने वाले थे। वहीं करण दौड़ते हुए आरव के कमरे में आकर बोला, भाई कुछ तो गड़बड़ है। क्या मतलब, सिक्योरिटी सिस्टम में किसी ने छेड़छाड़ किया है? आरव ने वरुण को कॉल किया और बोला, जो इस वक्त रिया के साथ बैठकर बातें कर रहा था। जब उसने देखा कि आरव भाई कॉल कर रहे हैं, उसने कहा, 1 मिनट। ये कहकर उसने कॉल उठाया और बोला, हाँ भाई। आरव सीरियस टोन में बोला, सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये सुनकर वरुण बोला, छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये सुनकर उसने हाँ कहा और कॉल कट दिया।
उसने मुड़कर करण की ओर देखा और बोला, बी रेडी। ये सुनकर करण समझ गया और उसने एक कॉल किया और बोला, बी रेडी करो। उधर से आवाज आई, ऑक्स। इसका मतलब क्या है? क्या शादी में कुछ होने वाला है? क्या सिक्योरिटी सिस्टम में छेड़छाड़ करने में उनके दुश्मनों ने किया था? जब अर्पिता ने वरुण और रिया को हांस बातें कर रहे थे, ये देखकर उसके आंखों में पानी आ गई। सभी लोग बारात लेकर उस होटल की ओर निकल पड़े, किसी को कुछ पता ना चले इसलिए करण और आरव ढोल वालों के साथ हंसते गाते होटल पर पहुंचे। सभी लोग अंदर जाने लगे। तभी आरव पीछे से बोला, रुको। इतना सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे जो बैंड बाजा वालों का ड्रेस लगाकर वहां पर आया था। ये देखकर सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। जिन लोगों ने देखा वो सभी हैरान हो गए क्योंकि एक बैंड वाला सिंह ओबरॉय खानदान के लोगों को रोकने की हिम्मत की। वो सभी हैरान हो गए जब उन्होंने उसका बात सुना। इतनी जल्दी क्या है दूल्हे राजा? जब उन्होंने सुना तो उन्हें लगा कि इस बार कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन ढोल की आवाज सुनकर सभी लोग नाचने लगे। ये देखकर तो सभी की आंखें फटी की फाटी रह गई। आखिर ये है कौन जिसकी बातें सुनकर कोई भी व्यक्ति ना नुकुर नहीं कर रहे हैं? आधे घंटे के बाद सभी लोग गेट पर पहुंचे तो अर्जुन की सालियां खड़ी होकर उनकी स्वागत के लिए तैयार थी। एक लड़की बोली, अरे अरे रुके जीजा जी, पहले मुंह दिखाए। अर्जुन ने सिर हिलाकर बोला, क्या चाहिए आप सभी को? वो लड़की बोली, जीजा जी पैसे से सब कुछ पा सकते हैं लेकिन हमारी सहेली नहीं। ये सुनकर अर्जुन बोला, तो बोले क्या करना होगा मुझे? एक लड़की बोली, बस हमारे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। ठीक है, लेकिन ये जवाब वही लोग देंगे जो शादीशुदा नहीं है, तो जिनका शादी हो गया है वो जवाब नहीं देंगे। अगर किसी ने जवाब दिया तो अंदर जाना भूल जाओ। ये सुनकर सभी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला। वो लड़की बोली, तो पहला सवाल मोहरा है, ईद का चांद होना, बाकी कोई नहीं बोलेगा। तभी वरुण की आवाज आई, बहुत समय बाद दिखना। बिल्कुल सही जवाब। अब दूसरा सवाल गजल है कि दर्द अपनाता है पराए कौन, कौन सुनता है और सुनाए कौन, कौन दोहराए वो पुरानी बात, गम अभी सोया है जगाए कौन, वो जो अपने हैं क्या वो अपने हैं कौन, दुख झेले और आजमाए कौन। ये सुनकर सब लोग सोचने लगे ये हमारी आखिर सवाल है, जवाब दिया तो अंदर, नहीं तो यहीं पर खड़े रहना होगा। अंदर से प्रेमिका जी बोली, अरे अब आने भी दो, कब से बाहर खड़े हैं। अरे आंटी जी इतनी जल्दी नहीं, हम अपनी सहेली को ऐसे कैसे जाने दे, जल्दी करिए जीजा जी, कहीं मुहूर्त बीत ना जाए। जब आरव ने देखा कि गेट पर अभी भी भीड़ है तो उसने कहा, अंदर चलो। जब लड़कियों ने देखा कि कोई घुसे जा रहा है तो उन्होंने आरव को रोक। ये देखकर उसने बोला, क्या बात है, अंदर जाने दो। वो लड़की आरव को रोकते हुए बोली, अभी नहीं, जब तक हमारे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा कोई भी अंदर नहीं जाएगा। तो अर्जुन की तरफ देखकर इशारा की तो उसने सारी बातें बताई। एक लड़की बोली, हेलो बैंड वाले, तुम्हारी शादी हो गई है। ये सुनकर सब हंसने लगे। उनकी हंसी वो लड़की कुछ समझी नहीं। साहिल बोला, अरे पहले बड़े भाई की शादी होने दो। ये सुनकर सब उसे नासमझी से देखने लगे। अभिनव जी बोले, अरे ये इनका छोटा भाई है। ये सुनकर तो सब आजिब नजरों से उसे देखने लगे जो इस वक्त बैंड वालों के कपड़े के साथ था। वो लड़की बोली, ठीक है तो तुम जवाब दो, पूछो। तो उन्होंने सवाल बताया, इतना आसान, अच्छा तो बताओ जवाब क्या है। जवाब है भाई। भाई हाँ, दरअसल उन्हें भी जवाब मालूम नहीं था कैसे उन्होंने पूछा तो उसने बड़े सरलता से सबको बताया। ये सुनकर सभी ने तालियां बजाए और अंदर स्वागत किया गया। ढोल बजा अंदर बहुत जोरों से सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी की मजाल जो उसे रोक सके। जो भी व्यक्ति उस समय वहां पर मौजूद था वो लोग ढोल बाजा की गूंजते हुए आवाज से परेशान हो रहे थे। अरे यार बंद भी करो, हो गया ना, कान फटे जा रहा है। एक लड़की ने कहा। आरोही, जब इतने बड़े बड़े महान अनुभव लोग उसे रोक नहीं पा रहे हैं तो तुम किसी रोक पाओगी, रुको मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर वो भीड़ के अंदर में चली गई और आरव का हाथ पकड़कर बोली, अगर बजाना ही है तो बाहर बजाओ ना, अंदर इतना शोर क्यों मचा रहे हो। जब अचानक ढोल बाजे की आवाज बंद हो गई तो सभी लोग उनकी तरफ घूरकर देखने लगे। आरव बोला, मैडम ये मेरे बड़े भाई की शादी है और मेरी मर्जी में जैसे भी बजाओ, चाहे अंदर या बाहर, आपको कोई एतराज। ये सुनकर आरोही उसकी ओर देखकर बोली, तुम और उसके भाई। फिर वो हंसते हुए बोली, तुम्हारा औकात भी है सिंह ओबरॉय खानदान का बेटा बनने का। तभी अचानक आदित्य उन दोनों के बीच में टपक पड़ा। उसने उस लड़की की तरफ देखकर बोला, हेलो मैडम, ये हमारा भाई है, समझी ना। ये सुनकर आरोही नासमझी से उसकी ओर देखने लगा। बैंड वाला और सिंह ओबरॉय खानदान का बेटा ये हो ही नहीं सकता। आरोही की गलतफहमी को तोड़ते हुए अर्जुन बोला, भाई आरव, ढोल बजाना बहुत हो गया, अभी यहाँ पर आओ। ये सुनकर आरव बोला, जी भैया आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर। ये कहकर उसने उस लड़की की ओर देखे बिना ढोल उन लोगों के हाथ में देखकर अपने भाई की तरफ निकल पड़ा। आखिर कौन है ये आरोही, और तब क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि बैंड वाला कौन है। आरव का सच जानकर क्या करेगी अब आरोही। आगे की कहानी को जानने के लिए पढ़ते रहिए एक था सोल्जर, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोवेल पर। CH29 शादी की रस्में। आरव अर्जुन के पास आकर बोला, हाँ भाई बोलो क्या बात है। अर्जुन बोला, जल्दी से अपना कपड़ा चेंज कर लो। ठीक है भाई मैं आता हूँ। ये कहकर उसने करण को इशारा किया और वहां से चला गया। रिया वरुण को अपने दोस्तों से मिला रही थी। रिया मुस्कुराते हुए बोली, वरुण ये है मेरे बेस्ट फ्रेंड्स कुणाल, रोहित, श्वेता, मंजू और माया, ये मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं और बचपन के भी, हम सभी साथ में पले बड़े हैं। पता है हम जब छोटे थे हम अपनी स्कूल में लोगों के ऊपर दादागिरी दिखाते थे और पता है मैंने तो एक बार एक लड़के के बैग में नकली सांप डाल दिया था।
जब उसने बैग खोला उसके अंदर सांप को देखकर इतनी जोर से चीखा और वहां से भाग गया। अगले दिन से ही स्कूल आना बंद कर दिया। ये बात बताते हुए रिया और उसके दोस्तों के चेहरे पर हंसी देखकर वरुण मन ही मन गुस्सा होने लगा। रिया फिर बोली, और पता है मैंने एक लड़की की चोटी काट दी थी, उसने प्रिंसिपल से मेरी शिकायत की लेकिन अगले दिन से वही स्कूल में दिखाई नहीं थी। रिया की बातों को सुनकर वरुण का पारा हाई हो गया, लेकिन रिया को कुछ पता ही नहीं था कि वरुण को गुस्सा आ रहा है। वरुण बोला, तब तो कॉलेज में भी तुम लोग बहुत ही मस्ती करते होगे, दादागिरी दिखाते होंगे। कुणाल बोला, अरे यार पूछो ही मत, कॉलेज में ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं जो हमारे खिलाफ आवाज उठा सके। रोहित बोला, और पता है कुणाल हमारी कॉलेज का बॉक्सिंग चैंपियन भी है। अर्पिता जो काफी देर से उन्हीं की तरफ जलती हुई नजरों से उन्हें घूर कर देख रही थी और जो उसने देखा उसे देखकर वो दंग रह गई। तभी वरुण ने रिया के गाल पर एक तमाचा झड़कर बोला, पता है तुम जैसे अमीर घर की बिगड़ैल बच्चे अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने वालों को कॉलेज से भगा देते हो, तुम्हें शर्मानी चाहिए। वरुण को रिया के ऊपर हाथ उठाता देखकर सभी की हंसी तुरंत ही बंद हो गई और वो हैरानी भरी नजरों से वरुण की ओर देखने लगे। रिया को भी अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वरुण ने उसके ऊपर हाथ उठाया। वरुण बोला, क्या तुम्हें पता है वो लोग कितनी मेहनत करके कुछ कॉलेजों में पर एडमिशन पाते हैं और तुम जैसे स्टूडेंट्स उन्हें बेइज्जत करके बाहर निकाल देते हो। अगली बार मेरे सामने ऐसी बातें किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वरुण वहां से गुस्से में चला गया। रिया जो अपनी गाल पर हाथ रखी थी वरुण को जाते देखकर बोली, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझे रिया मल्होत्रा को हाथ उठाया। आज तक मेरे पापा ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, यहाँ तक मेरे घर की किसी भी लोग ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन इसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। मैं तो इसे अपना बनाना चाहती थी लेकिन इसने मेरी गाल पर जो थप्पड़ मारा है ना, इसकी कीमत उसे भुगतनी पड़ेगी। जब उनके दोस्तों ने रिया की यह बात सुनी तो वे लोग घबराने लगे क्योंकि रिया को हाथ लगाने वाला आज तक कहां पर है किसी को नहीं पता। जब एक प्रोफेसर ने उसे हाथ लगाया था तो उसके पापा ने उस प्रोफेसर के साथ क्या किया अब तक किसी को कुछ पता नहीं है। क्या अब वरुण के साथ भी ऐसा होगा? वरुण जो इन सब से अनजान था, जब उसे पता चलेगा कि उसे कोई चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उसका रिएक्शन कैसे होगा, और उसे जब पता चलेगा कि उसे चोट पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि रिया है तो क्या होगा? वहीं अर्पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने देखा कि वरुण ने रिया के चेहरे पर रसीद थप्पड़ कर मारा। उसे पता नहीं पर बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी। उसने मन में कहा, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। मैं उसे थप्पड़ मारना चाहती थी लेकिन तुमने उसे थप्पड़ मारकर मेरा मंसूबों पर खरा उतरा। उसने सार्कास्टिक स्माइल देकर रिया के पास चली गई और उसने उससे कहा, हम कल तो बहुत ही तेज हो रही थी, आज क्या हुआ? कल मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था और आज वरुण ने। अर्पिता को अपने सामने देखकर रिया की शक्ल बदल गई और वो उसे गुस्से में घूरने लगी। अर्पिता बोली, तुम क्या उसे अपनाना चाहती हो तो इस जन्म में तो भूल जाओ, और अगर तू उसके करीब भी दिखी ना तो मैं तुम्हारी ऐसा हाल करूंगी कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारा शक्ल पहचानने में नहीं सकेंगे। ये सुनकर रिया बोली, तुम मुझे रिया मल्होत्रा को धमकी दे रही हो, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, मैं तुम दोनों को देख लूंगी। ये कहकर वो दोनों ही अपने अपने रास्ते की ओर निकल पड़े। शादी की रस्में शुरू हो गई थी। अर्जुन मंडप पर कई सारे विधियों को पूरा कर रहा था, हर रस्म को बारीकी के साथ पूरा किया जा रहा था। आरव और कारण दोनों शेरवानी पहनकर नीचे आ गए। उनकी नजरें उन लड़कियों पर पड़ी जो उन्हें गेट पर रोक कर रखी थी। वो दोनों उन्हीं के पास जाकर बैठ गए। उन लड़कियों में से एक ने आरव और करण को देखकर बोली, अरे बैंड वाले, तुम यहाँ शेरवानी पहनकर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बैंड वालों के साथ बाहर होनी चाहिए। तुम दोनों को अंदर किसने आने दिया? ये सुनकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, जरूर जरूर, क्यों नहीं, लेकिन अभी हमारा काम अंदर में है इसलिए हम अंदर में हैं, जब हमें बाहर जाना होगा तो हम बाहर चले जाएंगे। वो लड़की अपने सहेलियों के साथ उन दोनों की ओर देखकर फुसफुसाते हुए बोली, वैसे दिखने में तो दोनों किसी आर्मी के ऑफिसर लगते हैं, लेकिन इस बैंड वालों के कपड़े में काश मैं अगर जो सोच रही हूँ वो वही होते तो मैं अभी अपने पापा से इन दोनों को मिलवाती। अपने सखी की बातों को सुनकर सभी लड़कियां मुस्कुराने लगी। तभी आरव और करण की नजरें एंट्री गेट की ओर पड़ी जहां से कर्नल सचिन शर्मा अपने वाइफ के साथ आते हुए दिखाई पड़े। वे दोनों खड़े होकर उनके पास चले गए। आरव उन्हें सल्यूट करता उससे पहले ही कर्नल सर ने उसे गले लगा लिया और बोला, मेरे बच्चे कैसे हो और तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारी जख्म तो ठीक है? आते ही कर्नल सर ने सवालों का बौछार कर दिया। आरव बोला, सर आते ही आपका सवाल जवाब शुरू, थोड़ा आइए बैठते हैं, आपके सफर के बारे में बातें करते हैं। पर नहीं, आप तो शुरू हो गए। करनाल सर की पत्नी मिसेज शर्मा बोली, अरे क्यों शुरू नहीं होंगे, आखिर हमने तुम्हें उस हाल में देखा था जब तुम बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे, एक बेजान लाश बन गए थे, पर अब तुम अपने दोनों पैरों पर खड़े हो, हमें खुशी क्यों नहीं होगी? मिसेज शर्मा की बात सुनकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप जैसी माताएं हम जैसे सुपुत्र की रक्षा करने के लिए खड़ी हैं, तो हमें किसी भी मुसीबतों का सामना करने में हिचक नहीं होगा। आरव की बातों को सुनकर कर्नल सर मुस्कुराते हुए बोले, सच में तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। ये कहते हुए वो दोनों बातें करते करते सोफे पर जाकर बैठ गए। अर्जुन ने आरव को इशारा करके उसकी ओर बुलाया और कहा, अभी यहाँ पर बैठे हो, कुछ रस्में दूल्हे के भाइयों को भी पूरा करनी होती है, ये हमारे पूर्वजों का मानना है। ये सुनते ही आरव वहीं पर बैठ गया और पूजा समारोह में शामिल होकर ध्यान देने लगा। पंडित जी बोले, अब दूल्हे की तरफ से पूरी विधि हो गई है, हम आगे के कार्यक्रम के लिए अब तैयार हैं। उन्होंने कहा, दुल्हन के माता पिता को मंडप पर बुलाओ और उन्हें दूल्हे के साथ कुछ रस्में पूरी करनी होगी। पंडित जी की बातों को सुनकर मिस्टर एंड मिसेस
कपूर मंडप पर आकर बैठ गए और अर्जुन के साथ पूजा को पूरी करने लगे। पूजा समाप्त होने के बाद पंडित जी बोले, अब हम शादी की आगे की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, इसलिए आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप सभी मंडप की ओर आकर बैठ जाएं। अभी हम शादी की रस्मों को शुरू करने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर पंडित जी बोले, कन्या को बुलाए। अदिति, जो इस वक्त शादी की जोड़ी पर सजी बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रही थी, जिसकी भी नजरें उसकी ओर पति उसकी नजरें उस पर से हटती ही नहीं, वो इतनी प्यारी और खूबसूरत दिख रही थी कि कई लोगों को अर्जुन से अब जलन होने लगी कि उसकी होने वाली बीवी इतनी खूबसूरत है। लोगों के मुंह से अदिति के लिए कोई अल्फाज नहीं निकल रहा था उसकी खूबसूरती को बयां करने के लिए। अदिति के चारों तरफ उसके भाई उसके ऊपर चुनरी लेकर आते हुए दिखाई पड़े। आगे की तरफ उसका बड़ा भाई संजय और छोटा भाई मुकेश आ रहे थे और पीछे कुछ मेहमान जो उनके साथ दे रहे थे। धीरे धीरे होले होले अदिति मंडप पर पहुंची। अर्जुन उसे देखकर एक पल के लिए खोसा ही गया जब आरव उसके कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहा, भाई भाई। आरव की आवाज को सुनकर अर्जुन मानो सपना से उड़ते हुए बोला, क्या हुआ? क्या हुआ? आरव बोला, आप भाभी को इतनी शिद्दत से घूरे जा रहे थे कि आपको मेरी बातें भी सुनाई नहीं दे रही थी, बस कुछ ही देर और भाभी हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। आप उसकी ओर ऐसे ताड़ रहे हैं जैसे कि वो कोई खाने का चीज है, पर आप उसे खा नहीं पा रहे हैं। अगर आप यूं ही उसे घूरते रहेंगे तो लोग समझेंगे कि एक दमदार सीईओ अपने ही होने वाली बीवी को देखकर पागल हो गया है। अब अपना खुला हुआ मुंह बंद करिए और आगे की रस्में की ओर बढ़ी है। पंडित जी मजाकिया अंदाज में बोले, जजमान, आपका कन्या को घूरना हुआ तो क्या हम लोग आगे की विधि विधान के लिए प्रस्थान करें? पंडित जी की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे और छोटे उना झेप गया। CH30 शादी संपन्न हुई। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करने लगे और विधि विधान शुरू हो गया। पंडित जी जैसे जैसे बोलते जाते अर्जुन और अदिति वैसे वैसे करते जाते। पंडित जी बोले, अभी आप दोनों खड़े हो जाए और वरमाला के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने उन दोनों की तरफ 2 वरमालाएं उनके हाथों पर थमा दिए। तभी अदिति के फ्रेंड्स आकर अदिति को ऊपर उठा लिया और बोले, इतनी आसानी से नहीं जीजा जी, अगर आपको आपकी होने वाली वाइफ के गले में वरमाला लगाना है तो आप हमसे होकर गुगनी होगी, तभी हम अदिति को आपको माला लगाने देंगे। उन लड़कियों की बातें सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगे और अर्जुन की ओर देखने लगे। वे सभी जानते थे कि अर्जुन एक दमदार सीईओ, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अर्जुन अदिति के आगे फीका पड़ जाता है। उन्होंने उसी का फायदा उठाया। अब लड़के वाले भी कम थोड़ी ना थे। सभी लड़की सामने आ गए और उन्होंने कहा, हमसे पंगा मैडम, शायद आप हमें नहीं जानते, और भाई साहब आप लोग हमें नहीं जानते। उनकी ये बातों को सुनकर सभी लोग हंसने लगे। ठीक है तो आओ और अदिति को वरमाला लगाकर दिखाओ। उन लड़कियों की बातों को सुनकर उन लड़कों ने कई कोशिशें करी, लेकिन नाकामयाब होते हुए दिखाई पड़े। तभी आरव उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उससे कहा, भाई आप अभय भैया के कंधे पर चढ़ जाए। ये सुनते ही अभय अर्जुन के सामने जाकर खड़ा हो गया और अर्जुन उसके कंधे पर चढ़ गया, लेकिन उनकी हाइट उन लोगों के पास नहीं पहुंच रही थी। ये देखकर आरव और करण अभय को नीचे से दोनों पांव को पकड़कर ऊपर उठा दिया, जिसके वजह से वो अदिति के काफी पास चले गए और उन्होंने अदिति के गले पर वरमाला डाल दिया। अदिति ने भी तुरंत अपना वरमाला अर्जुन के गले पर डाल दिया। वरमाला रस्म खत्म होने के बाद दोनों फेरों के लिए खड़ी हो गई। दोनों वर वधू अपने जीवन में होने वाली सारी दुख सुख में साथ देने, हर मुश्किलों में एक दूसरे के साथ रहना, कभी ईर्ष्या नहीं करना और कई सारे वचनों को साक्षी मानकर उन दोनों ने 7 फेरे पूरे किए। पंडित जी बोले, अब आप वधू की मांग पर सिंदूर भर दीजिए। अर्जुन ने सिंदूर डिब्बी उठाकर अदिति की मांग पर भर दिया और गले में मंगलसूत्र। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, शादी संपन्न हुआ, आप अब से पति पत्नी बन गए हैं। आपने अग्नि को साक्षी मानकर एक साथ जीवन बिताने का वचन लिया है। उन दोनों ने पंडित जी से आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपने माता पिता सगे संबंधियों के साथ सभी उन्हें नई जीवन और उनकी आने वाले जीवन के लिए आशीर्वाद दे रहे थे। दोनों की चेहरे की मुस्कान देखकर ये बताया जा सकता है कि दोनों इस बंधन पर बंधकर बहुत ही खुश हैं। कोई जोर जबरदस्ती का शादी नहीं हुआ है, वरना आजकल कोई भी शादी करके घर पर आ जाता है और उसके परिवार वालों को उस समय पता चलता है कि उसके बेटे या बेटी ने शादी कर लिया है। उसी होटल पर रिसेप्शन का भी इंतजाम किया गया था। आरव और करण बाहर निकल गए। जब उन लड़कियों ने उन दोनों को देखा तो वे उनके पास जाकर बोली, अरे बैंड वाले, अभी आप लोग बैंड नहीं बचाओगे। उन लड़कियों की बातों को सुनकर करण कुछ बोलता एक आर्मी ऑफिसर उनके पास आकर उन्हें सैल्यूट करते हुए बोला, जय हिंद सर। उस ऑफिसर को देखकर आरव और करण ने भी उसे जय हिंद कहा। ये देखकर उन लड़कियों की आंख फटी की फटी रह गई। क्या ये एक आर्मी ऑफिसर है? हमें लगा कि ये एक बैंड वाला है, लेकिन ये तो कुछ और निकला। आरव और करण को वहां से जाते देखकर एक लड़की दौड़कर उनके पास आकर बोली, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। एक लड़की ने आरव और करण से पूछा, क्या आप लोग आर्मी वाले हैं? ये सुनकर उन दोनों ने अपना गर्दन हाँ पर हिलाया। आरव और करण को हाँ में गर्दन हिलाते देखकर उन लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पर आप तो बैंड बजा रहे थे, तो आप आर्मी ऑफिसर? वो लड़की कुछ आगे बोलती आरव मुस्कुराते हुए बोला, दरअसल मैं अपने बड़े भाई की शादी में खुद ढोल बजाकर उसका स्वागत करना चाहता था, इसलिए मैं ढोल बजा रहा था। आरव की बातों को सुनकर वो लड़की बोली, सॉरी सर, हमें लगा कि आप एक बैंड बाजा वाले हैं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं, अगर कोई भी हमें उस समय देखता तो उसे वही लगता है कि हम दोनों बैंड वाले हैं। ठीक है सर, मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। ये कहकर वो लड़की वहां से चली गई।
तभी आरव की नजर एक सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ी। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, क्योंकि उसका पोस्चर कुछ और ही बयां कर रहा था, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड की बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तभी पीछे से कर्नल साहब की आवाज आई, क्यों भाई, क्या सोच रहे हो? आरव बोला, कुछ नहीं सर, सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ी लग रही है। वो तीनों बातें करते हुए उसी सिक्योरिटी गार्ड की ओर बढ़ने लगे। 7-8 मिलिट्री ऑफिसर उन दोनों के पीछे चल रहा था। जब आरव की नजर उस सिक्योरिटी गार्ड की आंखों पर पड़ी तो उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो तीनों बातें करते करते जा रहे थे, तभी आरव अचानक रुका। सिक्योरिटी गार्ड कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही वो नीचे गिर गया। ये देखकर कर्नल सर बोले, तुमने इस सिक्योरिटी गार्ड को लात क्यों मारी? आरव ने कुछ नहीं बोला और उस सिक्योरिटी गार्ड का गर्दन पकड़कर सामने की दीवार पर सटाकर बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंचे और किसने तुम्हारी मदद की? और यहाँ पर तुम्हारे कितने साथी इस होटल पर मौजूद है? अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारी जान गई समझो। कर्नल सर कुछ बोलते हैं उससे पहले उस सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, हमारे मंसूबों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकते। ये सुनते ही कर्नल सर चौंककर उस सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखने लगे। उसने एक मिलिट्री ऑफिसर से गन लिया और उस पर साइलेंसर लगाकर उस सिक्योरिटी गार्ड के पर चला दी। उसकी चीख निकलती उससे पहले ही आर्मी वालों ने उसका मुंह पर रुमाल बांध दिया। आरव बोला, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हें जान से मर दूंगा। बोल, तुम्हारे कितने आदमी इस होटल पर मौजूद हैं? वो आदमी हौंसते हुए बोला, कितना भी कोशिश कर लो मेजर, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आरव ने उसे एक मुक्का जड़ दिया, जिस वजह से वो सिक्योरिटी गार्ड बेहोश होकर नीचे गिर गया। कर्नल सर बोले, इसका क्या मतलब है बेटा? आरव उस सिक्योरिटी गार्ड को चेक करते हुए बोला, सर ये कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। आपने इसकी आंखें देखी? जो व्यक्ति अधिकतम कश्मीर में बिताता है तो उसकी आंखें ऐसी हो जाती है, उसकी आंखों के साइड में सफेद लकीरें कुछ ज्यादा ही दिखाई पड़ती है। कर्नल सर बोले, तो ये कश्मीर से है? तारांकन? नहीं सर, पाकिस्तान कश्मीर बॉर्डर से। उद्धरण चिन्ह। कर्नल सर बोले, सारे जवानों को अलर्ट कर दो, पर सिक्योरिटी गार्ड को कुछ पता नहीं चलनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि और कितने आतंकवादी यहाँ पर मौजूद हैं। तभी वरुण दौड़ते हुए आरव और करण के पास आकर बोला, भाई आपको कुछ बताना है। करण बोला, क्या बात है वरुण, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? वरुण गहरी सांसें लेते हुए बोला, भाई मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको शायद मुझ पर गुस्सा आएगा। आरव बोला, तुम पहेलियां बुझाना बंद करो और बोलो क्या बात है। वरुण बोला, भाई आपने उस दिन कहा था कि सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। हाँ तो भाई, वो गड़बड़ इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स बदले गए थे और हमारे सिस्टम को हैक करके किया गया था। कोई मास्टरमाइंड हैकर है जिसके वजह से हमें कुछ पता नहीं चला। तभी आरव की मोबाइल पर एक मैसेज आया। उस मैसेज को आरव ने देखकर कहा, कौन सी आफत आन पड़ी है जो इतनी हड़बड़ी में मुझे बुला रही है? वो आगे सोच पाता उसे उसी नंबर पर एक कॉल आया। उसने कॉल उठाकर कहा, क्या बात है? दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आई, प्लीज तुम जहां कहीं भी हो थर्ड फ्लोर पर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है, वरना कई लोगों की जान खतरे में आ सकती है। इतना सुनते हैं आरव की आंखें सिकुड़ गई। उसने कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। करण बोला, क्या बात है भाई, कौन है? उद्धरण चिन्ह। आरव इधर उधर देखते हुए बोला, सर मेरा शक निकला, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। फिर उसने कर्नल सर की ओर देखकर कहा, सर आप सभी ऑफिसर्स को तैयार रहने के लिए बोल दीजिएगा, मेरे इशारे पर। ये बोलकर आरव वहां से जाने लगा। ये देखकर कर्नल सर बोले, ठीक है बेटा, पर तुम जा कहाँ रहे हो? आरव बोला, सर मुझे एक मैसेज आया था और मैं उस मैसेज के बारे में कुछ जानने की कोशिश करूंगा। अगर उस मैसेज का पता है चल जाता है तो हमें इतना कुछ सबूत मिल ही जाएगा और उन लोगों के बारे में हमें पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। आरव की बातों को सुनकर कर्नल सर ने अपना सर हाँ में हिलाया। ठीक है आरव, तुम जाओ, मैं यहाँ पर संभालता हूँ। ऑक्सर जय हिंद। जय हिंद मेजर। आखिर किसका था मैसेज और क्या लिखा था उस मैसेज पर, जिसके वजह से आरव कर्नल सर के बातें छोड़कर उस मैसेज भेजने वाले इंसान को खोजने के लिए निकल गया? क्या आरव उस मैसेंजर को ढूंढ पाएगा? क्या आरव अपने परिवार पर आने वाले इस अनजाने मुसीबत से बचा पाएगा अपने परिवार वालों को? अब क्या होने वाला है इस होटल पर जानने के लिए सुनते रहिए और पढ़ते रहिए एक था सोल्जर ओनली ऑन पॉकेट नॉवल एफएम पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी एक था सोल्जर। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल WD नॉवल वर्ल्ड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।